हेलो एवरीवन। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन इकॉनमी के बारे में। सीडीएस 2022 के एग्ज़ाम में इंडियन इकॉनमी से 5 से 10 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस मैक्रो इकॉनमिक के टॉपिक से भी होते हैं, साथ में माइक्रो इकॉनमिक के टॉपिक से भी होते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है, इस डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी क्या हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। जो इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स अक्सर इंडियन इकॉनमी के क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं सीडीएस में, वो जैसे कि फिलिप्स कर्व, कुज़नेट्स कर्व और बाकी सारे कर्व्स के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि मोनोपॉली, ओलिगोपॉली क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से ये काम करता है। नेशनल इनकम के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन सभी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। साथ ही साथ में बात करेंगे डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि WB यानी कि वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के अपने डिस्कशन में। तो यही हमारा आज का एजेंडा है। इन सभी चीज़ों को हम कॉम्प्रिहेंसिव एक कंप्रेस्ड फॉर्म में कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में कवर कर पाएँ। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी के बारे में। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी की बात करें तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो डील करता है ऐसे बिजनेसेस से, ऐसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि अर्थ या अर्थ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उससे डील करता है। जैसे कि एग्रीकल्चर यानी कि वो ज़मीन से, पेड़ पौधों से डील करता है। फॉरेस्ट्री जिसका मतलब ये हुआ कि वो वन से डील करता है। फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। इसमें फिशिंग, माइनिंग और क्यूरिंग, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अक्सर मिस्टेकनली कंसीडर की जाती हैं कि ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात का ध्यान रखना कि माइनिंग और क्वेरिंग, क्योंकि हैवी मशीनरी उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो अक्सर हमें देख के ऐसा लगता है कि वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होगा, लेकिन असलियत में माइनिंग और क्वेरिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। अब ये जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ये जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 21.82% ऑफ टोटल जीडीपी है। ये 2021 का डाटा है और इसमें इन पर्टिकुलर बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो वो वेरी करता है 15 to 16% ऑफ द जीडीपी। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें देन इट कंप्राइजेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, जिसमें कि प्राइमरी सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उसका इस्तेमाल अगर करके उसको वैल्यू एडिशन करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सर्विसेज दी जाएँ या उस प्रोडक्ट को बेचा जाए, तो ऐसे सभी बिजनेसेस, ऐसे सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि प्राइमरी सेक्टर को रॉ मटेरियल की तरह से इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की तरह से इस्तेमाल करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज़ 24.29% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की। टर्शियरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बीच में काम करता है। ये दोनों के लिंकेज की तरह से काम करता है, जैसे कि ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट। अगर जो प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी सेक्टर में जा रहा है, उसकी फैक्ट्री में जा रहा है, देन इट विल बी यूज बाय ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज का इस्तेमाल होगा, रियल इस्टेट का इस्तेमाल होगा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस और अदर सर्विसेज का भी इस्तेमाल होगा। इंडिया में टर्शियरी सेक्टर जो है वो लगभग 50% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन देता है, टू बी प्रिसाइज 53.89% ऑफ द जीडीपी। ये हमारा कंट्रीब्यूशन होता है टर्शियरी इकोनॉमिक सेक्टर का, जिसमें कि अक्सर हम देखते हैं हमारी जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज की कंपनियां हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कई सारे बिजनेस कॉल सेंटर्स हैं, जो हमारे नॉलेज प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, ये सारी जो सर्विसेज हम देते हैं इंडिया में वो एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट करती हैं हमारी जीडीपी में। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं इंपॉर्टेंट कर्व्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फिलिप्स कर्व्स के बारे में। फिलिप्स कर्व्स एक शॉर्ट रन में एप्लीकेबल कर्व होता है। शॉर्ट रन का मतलब ये होगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकॉनमी इज नोन एज फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व खींचा जाता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। इसके वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, इसकी एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल होता है। ये कहना ये चाहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होता जाता है, यानी कि महंगाई में कमी देखी जाती है जब लोग बेरोजगार होते हैं, ऐसा फिलिप्स कर्व कह रहा है। और ये जो एप्लीकेबिलिटी है ये फिलिप्स कर्व की वो केवल शॉर्ट ड्यूरेशन में है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन का जो ड्यूरेशन है वो है कितना। अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 1 महीने इन्फ्लेशन होती हो, यानी महंगाई
तेज़ तब हो रही हो या अनएम्प्लॉयमेंट तेज़ तब हो रही हो जबकि वो 2 साल 3 साल 5 साल से भी ज़्यादा हो, देन उस 2 महीने का भी जो ड्यूरेशन होगा, वो 6 महीने का भी जो ड्यूरेशन होगा, वो शॉर्ट टर्म या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि ये फिलिप्स कर्व जो है वो सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, और जो दो वेरिएबल्स हैं जिनके बीच में ग्राफ खींचा जाता है उसमें से पहला है रेट ऑफ इन्फ्लेशन और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल का परसेंटेज। ठीक है, दिस इज़ अ ट्रेड ऑफ, देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जैसा कि मैंने बता दिया कि ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी एक क्वांटिटी जब घटती है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है। नाउ अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कर्व के बारे में, जो कि है हमारा लॉरेंज कर्व। ये बात करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में और वेल्थ के बारे में। ये बताता है कि जो वेल्थ है, यानी टोटल वेल्थ ऑफ इंडिया या टोटल वेल्थ ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, वो कितनी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो इक्वली हुआ होगा, सभी लोगों के बीच में बराबर बराबर बटा होगा, तो इसका ग्राफ ये शो करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हुआ है। यहाँ पे तुम लॉरेंज कर्व का ग्राफ देख रहे होगे, और लॉरेंज कर्व का ये जो ग्राफ है वो ये एक्चुअल ग्राफ है। ये जो जिसको मैंने जिगजैग बना रहा हूँ, ये तुम्हारा लॉरेंज कर्व का एक्चुअल ग्राफ है। और ये है लाइन ऑफ इक्वालिटी, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है जो कि 45 डिग्री पर खींची जाती है। लॉरेंज कर्व जितना लाइन ऑफ इक्वालिटी के नज़दीक होता है, यानी कि ये जो एरिया ए है, जो शेडेड एरिया है, यहाँ पे जो ग्रे एरिया है, ये जितना कम होता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, जो इक्वालिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, वो उतना ही ज़्यादा होता है। और जितना ही ज़्यादा ये स्लॉच होता है, यानी जितना ही ज़्यादा ये कर्व झुका हुआ होता है, यानी कि ए वाला एरिया जितना ही ज़्यादा होता है, उतनी ही ज़्यादा इनइक्वलिटी हाई होती है, उतनी ही ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो पुअर होता है, गरीब और अमीर के बीच में खाई काफ़ी ज़्यादा होती है। ये कर्व ये बताना चाहता है। इस कर्व में एक और चीज़ है, एक और क्वांटिटी है जिसको कि निकाला जाता है, उस क्वांटिटी को कहते हैं गिनी कॉफिशिएंट। गिनी कॉफिशिएंट एक्चुअली में एक नंबर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन है लॉरेंज कर्व का, इनइक्वालिटी का। लॉरेंज कर्व बात करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, और गिनी कॉफिशिएंट बात करता है नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द लॉरेंज कर्व शोज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। लॉरेंज कर्व इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, बट इट इज़ ऑकवर्डली टू कैरी अराउंड इन द 2 डायमेंशंस। ये बहुत ही अजीब है इसको समझना कि ये 2 डायमेंशंस में किस तरीके से वेरी करता है। गिनी कॉफिशिएंट हमारी यहीं पे हेल्प करता है। गिनी कॉफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A/A+B। तो यानी कि ए या ए यानी कि ये जो एरिया है, और बी यानी कि ये जो एरिया है, और इन दोनों एरिया को ऐड करने के बाद, ए को ऊपर रखने के बाद, जो गिनी कॉफिशिएंट होता है हमारा वो यहाँ पे दिखाई देता है। अब अगर जो हम बी के एरिया को 0 कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे A/A आएगा, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 है और काफ़ी ज़्यादा हाई है। यानी कि 1 का मतलब ये हो गया कि इनइक्वालिटी काफ़ी हाई है, बहुत ही पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है। और अगर जो 0 हम देखते हैं तो इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि 0 कब होगा, ए की वैल्यू, जो ए का एरिया है वो 0 हो जाएगा। तो ए का एरिया 0 होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे टोटल वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी, गिनी कॉफिशिएंट की वैल्यू भी 0 आएगी, और इसका मतलब ये हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही अच्छा है, यानी कि सभी लोगों में जो वेल्थ है वो बराबरी से बटी हुई है। ठीक, गिनी कॉफिशिएंट गिव्स अस अ नंबर विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। गिनी कॉफिशिएंट हमें एक नंबर देता है जो कि आसान है समझने में। लॉरेंज कर्व हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ ऑफ द इकॉनमी। जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है या जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें समझने में मदद करता है, जबकि गिनी कॉफिशिएंट जो है वो मेज़र करता है डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वलिटी, जो कि मैंने तुम्हें यहाँ बताया कि 1 का मतलब है हाईली अनइक्वल और 0 का मतलब है बहुत ही ज़्यादा इक्वल। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि तुम नोट्स अगर बना रहे हो तो बहुत ही आसानी से तुम्हारे नोट्स रेडी हो जाएँ। ठीक है, ये चीज़ होती है लॉरेंज कर्व और गिनी कॉफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कुज़नेट्स कर्व की। कुज़नेट्स कर्व एक हाइपोथेटिकल कर्व है। ये बात करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, किसके बारे में,
इनकम पर कैपिटा के बारे में, इनकम पर कैपिटा के बारे में ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम देखें तो इनकम इनइक्वलिटी शुरुआत में काफ़ी कम होती है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगता है जो हमारी इनइक्वलिटीज़ हैं, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में, वो धीमे धीमे कम होती जाती हैं। ये ग्राफ में भी शो किया गया है। कैसे? यहाँ पे देखो, तुम्हें वाई एक्सिस पे इनकम इनइक्वलिटी दिख रहा होगा और इस एक्सिस पे तुम्हें पर कैपिटा इनकम दिख रहा होगा। तो अगर हम किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के किसी इकोनॉमिक कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें, तो जब वो डेवलप हो रही होगी, बिल्कुल ही प्राइमरी स्टेज से धीमे धीमे डेवलप होती है, तो इनइक्वलिटी जो होता है वो कम होता है, पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है तो हम ये देख पाते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है वो काफ़ी बढ़ती जाती है और देयर वाज अ पॉइंट व्हेन इट इज़ पीक ऑफ इट्स पॉइंट, अपने पीक पर होती है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। लेकिन फिर उस पॉइंट के बाद धीमे धीमे जैसे ही जो नेशन है, जो कंट्री है, वो डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ने लगता है, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी में कमी आती है। और ये एक हाइपोथेटिकल ग्राफ है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते जाते हैं या डेवलप्ड होने की तरफ बढ़ते हैं, आफ्टर अ पीक देयर इज़ मोर इक्वलिटी विथ रिस्पेक्ट टू पर कैपिटा इनकम। ये चीज़ ये ग्राफ बताना चाहता है। इसको कुज़नेट कर्व कहते हैं। तुमसे 2-3 तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी। एक ये पूछा जाएगा जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये जो कुज़नेट्स कर्व है वो किन दो एक्सिस के बीच में खींचा जाता है? पहला इनकम इनइक्वलिटी और दूसरा पर कैपिटा इनकम। वहीं पे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि कुज़नेट्स कर्व एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करता है या ये वो कहना क्या चाहता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुज़नेट्स कर्व? कुज़नेट्स कर्व क्या कहना चाहता है? यहाँ पे ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। विच वाज प्रिज्यूम टू कोरिलेट विद टाइम, यानी कि इसको टाइम के साथ कोरिलेट करके ही देखा जाता है, भले ही इसके दोनों एक्सिस पर यानी कि वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर कहीं पे भी टाइम नहीं दिया गया है, बट ये एज्यूम किया जाता है कि ये टाइम के साथ कोरिलेट करके चलता है। इसको साइमन कुज़नेट्स नाम का जो इकोनॉमिस्ट था उसने बताया था, क्योंकि ये बिहेवियरल रिलेशनशिप से रिलेट करता है, इस बेसिस पर उसने निकाला था। रूरल एग्रीकल्चरल सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल अर्बन सोसाइटी में जैसे माइग्रेट कर रहे होते हैं हम, तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि जब भी कभी किसी तुम डेवलपिंग नेशन को देखोगे तो तुम ये पाओगे कि उसकी जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है वो होती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, वो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहा होता है, जबकि जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी में काम कर रहे होते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में से उनकी जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बेहद कम होता है। एज इकोनॉमी डेवलप्स मार्केट फोर्सेस फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। ठीक है, मार्केट फोर्सेस जो होती हैं वो पहले तो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को बढ़ाती हैं, फिर वो धीमे धीमे आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो घटने लगता है। ये बात कह रहा है कुज़नेट्स कर्व, और याद रखना कि ये हाइपोथेटिकल कर्व है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व के बारे में। इन्वायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व ठीक कुज़नेट्स कर्व को ही प्लॉट करता है, लेकिन ये बात करता है इन्वायरमेंट के बारे में। ये कहता है कि जैसे जैसे किसी देश की इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता है तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगता है, और एक टाइम ऐसा होता है जब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अपने पीक पर होता है, और आफ्टर सम टाइम जबकि वो कंट्री डेवलप्ड हो चुकी होती है तो जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो धीमे धीमे कम होने लगता है। कुज़नेट्स ने जो इन्वायरमेंटल का कर्व खींचा था वो एक्चुअली में उसने यूरोप को देखते हुए खींचा था। बात ऐसी है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो यूरोप में बहुत सारे गोले बम बारूद गिराए गए थे, और जो भी वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन है वो सभी के सभी ख़त्म हो गए थे, उनके में काफ़ी लॉस हुआ था। और यही वजह है कि यूरोप में तुम जितने भी पौधे देखते हो उसमें से 70 to 80% पौधे ऐसे हैं जो बाहर से लाए गए हैं। जो इंडिजिनस वेजिटेशन था वो सारा ख़त्म हो गया, और विथ पैसेज ऑफ टाइम जब वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद उन लोगों ने डेवलपमेंट के बाद अपनी यहाँ की ग्रीनरी को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे दूसरे पौधे लेकर के आए जो कि उनके ओरिजिन के यानी कि यूरोपियन ओरिजिन के
नहीं थे। ठीक है, अब ये क्या बात करता है, ये बात करता है इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व, बात करता है एक हाइपोथेसिस के बारे में जो कि कहता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और पर कैपिटा इनकम के बारे में एक रिलेशनशिप है या उनमें एक संबंध है। और पर कैपिटा इनकम, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पर कैपिटा इनकम और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में जो कर्व है वो खींचा गया है प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के टाइम पे काफ़ी अच्छा था, यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बेहद कम था। स्केल इफेक्ट चलता है, फिर उसके बाद एक जैसे ही वो मिडिल इनकम लेवल जो काफ़ी बढ़ता है तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी अपने पीक पर पहुंच जाता है, और उसके बाद कंपोजिशन और टेक्निक इफेक्ट लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में हमें हाई इनकम लेवल्स मिलते हैं और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी धीमे धीमे कम होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे भी हम टाइम के फैक्टर को स्केल पे नहीं रख रहे हैं, यानी कि टाइम हम एज्यूम कर रहे हैं कि विद पैसेज ऑफ टाइम इनकम और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में ये चीज़ें इस तरीके से एक रिलेशनशिप बनेगा। इन द अर्ली स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पॉल्यूटेंट्स इमिशंस इंक्रीजेज, इन्वायरमेंटल क्वालिटी डिक्लाइंस, बट बियॉन्ड सम लेवल्स पर कैपिटा इनकम द ट्रेंड इज रिवर्स, सो दैट एट द हाई इनकम लेवल्स इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनका उदाहरण लेकर के इसने इस तरीके के हाइपोथेसिस को दिया था ना। अब बात करते हैं लाफर कर्व की। लाफर कर्व एक ऐसा कर्व है जो बात करता है टैक्स रेट के बारे में और उससे होने वाली सरकार को कमाई के बारे में। लाफर कर्व ये कहता है कि आपको, यानी कि गवर्नमेंट को, टैक्स ऐसा रखना चाहिए जिससे कि आपकी मैक्सिमम कमाई हो। अब ये चीज़, वो परसेंटेज टैक्स का क्या होना चाहिए, लाफर कर्व इसी के बारे में बात करता है। क्या लिखता है, अ थ्योरी ग्राफ टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड द अमाउंट ऑफ टैक्सेस रेवेन्यू कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट्स। ये थ्योरी ये बताती है कि टैक्स रेट कितना होना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम अमाउंट जो है वो कलेक्ट हो जाए। टू इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू कॉज्ड बाय रिडक्शन ऑफ टैक्स बर्डन्स। कई बार टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के फेर में हम लोग टैक्स बर्डन डाल देते हैं जो कि हमारे रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाता है, उसको हानि पहुंचाता है। हाई टैक्स रेट रिड्यूसेस इंसेंटिव्स टू एंगेज इन प्रोडक्टिव बिहेवियर, मीनिंग लेस वर्क, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जब भी कभी हम हाई रेट ऑफ टैक्स लगा देते हैं तो वो इस तरह की एक्टिविटी को जो कि प्रोडक्टिव हो, उनके बिहेवियर में जो काम करने की जो उनकी लगन होती है वो भी कम होती है, सेविंग्स भी वो कम कर पाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कम होते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी यानी कि रिस्क लेने की जो एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। अब सोच करके देखो कि अगर सरकार ऐसा कहे कि मैं जो है 100% टैक्स लगा रही हूँ, 100% टैक्स मतलब तुम जो भी कमाओगे, यानी कि कोई भी बंदा हमारे इंडिया में जो भी कमाएगा वो 100% सरकार को दे देगा, तो किसी का काम में मन लगेगा? किसी का भी काम में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे ये पता है कि अगर मैं कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी बढ़िया से बढ़िया काम करूं, जो हमारा इंसेंटिव है, जो हमारा जो बेनिफिट्स हैं, जो व्यापार में बेनिफिट कहते हैं और सर्विस में या जो जॉब होती है उसमें इंसेंटिव्स कहते हैं, तो जो हमारा इंसेंटिव है वो हमको जब नहीं मिलेगा तो काम में मन नहीं लगेगा। किसी भी चीज़ की हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसमें सेविंग नहीं करेंगे, हम एंटरप्रेन्योरशिप का रिस्क नहीं लेंगे, और ये हाई टैक्स रेट्स का इम्प्लीकेशन है या उसका एक बुरा प्रभाव है। दिस मीन्स लेस टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास टैक्सेबल इनकम जो होती है वो लेस होगी। टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स पॉलिसी, चेंज ऑन द टैक्स रेवेन्यू विच द रेट ऑफ चेंज और द चेंज इन टैक्स इनकम, टैक्सेबल इनकम्स। कितनी टैक्सेबल इनकम्स पे हमें टैक्स रेट लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में लॉफर कर्व बात करता है। अगर मैं तुम्हें यहाँ आपको एक कर्व के माध्यम से समझाऊँ तो तुम देख सकते हो कि 0 से लेकर के 100% तक टैक्स रेट बताया गया है, और ये बताया जा रहा है कि 50% से ऊपर थोड़ा सा टैक्स लगाने पे हमको मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। टैक्स कट्स रिड्यूसेस रेवेन्यू, टैक्स कट की वजह से इस एरिया में, यानी कि इस पॉइंट के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि हमारे टैक्स रेट 50% या उसके आसपास हैं या उससे कम है, तो हमको जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम मिलता है। जबकि इसके बाद हमारा टैक्स रेवेन्यू तो इसके बाद टैक्स रेवेन्यू हमें ज़्यादा मिलने लगता है, लेकिन एक पॉइंट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जो है वो बिल्कुल डिक्रीज़ कर जाता है। तो टैक्स जो है हमारा वो आफ्टर अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट वो डिक्रीज़ होने लगता है। और लाफर कर्व ये बताता है कि ये जो रेंज है, यानी यहाँ से यहाँ तक वाली रेंज, जिसमें कि जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स बढ़ता है उतनी ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ता है, ये एक नॉर्मल रेंज है। इसमें ग्रीन सिग्नल है कि इसमें आप
टैक्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम उसके बाद लोग टैक्स देने में बचेंगे, टैक्स नहीं देना चाहेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा ही दिया जाएगा तो पूरी तरीके से सरेंडर कर देंगे, यानी कि कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि 100% तो हमको गवर्नमेंट को ही दे देना है। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल कर्व है जो कि रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में है। ये दो बातें याद रखना जरूर से, एक तो रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में है, दूसरा ये बात करता है कि जिस तरीके से टैक्स रेट बढ़ाइए तो एक सर्टेन पॉइंट तक वो प्रोपोर्शनल बिहेवियर करता है रेवेन्यू के साथ, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बिहेवियर करने लगता है। ठीक है, तो ये था लाफर कर्व। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, बात करते हैं अपने डिफेंस मेनिया के कोर्सेज़ के बारे में, जो कि एफकैट, सीडीएस और सीएपीएफ के कोर्सेज़ तुम्हें डिफेंस मेनिया के ऐप पे मिलते हैं। अगर तुम मेरा कोड इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें इस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे, जो कि 10% डिस्काउंट हो रहा है ऑल कोर्सेज़ के ऊपर। साथ ही साथ तुम्हें मिलेगा प्रीमियम पावर पॉइंट रिविज़न के लिए अलग से पीडीएफ, वीकली क्विजेज़ और जूम मीटिंग्स पे डेली रिजोल्यूशन क्लासेस, डेली डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस मिलेंगी। तुम इस कोड को इस्तेमाल करो, जो कि मेरे नाम का फर्स्ट 5 लेटर है HRISH, और उसके साथ 10 लगाना, तो वो तुम्हें सारे जो कूपन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हें ज़रूर इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अप्रैल से हम लोगों ने कोर्सेज़ को रिवैम्प कर दिया है और लगातार ये लेक्चर तुम्हें नए तरीके से, नए सिरे से जाने वाले हैं, तो मेक श्योर कि तुम इस चीज़ को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें बात करते हैं मार्केट्स के बारे में। कितने तरह के मार्केट्स होते हैं, मार्केट एक्चुअली में होता क्या है। Market is a place where buyer and sellers can meet to facilitate the exchange and transactions of the goods and services. Market एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि बायर और सेलर एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, और ऐसी जगह कोई भी हो सकती है, यानी कि वो ज़रूरी नहीं है कि कोई फिजिकल प्लेस हो, जैसे कि मंडियाँ हमारी होती हैं, अनाज की मंडी होती है, सब्जी की मंडी होती है, जो बायर है, जो सेलर है, वो वहाँ पे मीट कर रहा है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं जहाँ पे कि बायर और सेलर मिलते हों, जैसे कि शेयर मार्केट का 90% 99% काम इस समय ऑनलाइन होता है। कोई भी शेयर तुम्हें ख़रीदना है तो वो तुम्हें नंबर्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में तुम्हें मोबाइल पे मिल जाएंगे, और अगर जो तुम्हें बेचना है तो उसके जो पैसे हैं वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या वो वेबसाइट जो है या जो ऐप है जिस पे तुम शेयर को ख़रीद रहे हो या बेच रहे हो, वो क्या है, वो एक मार्केट है। ठीक है, तो ये मार्केट जो है वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है या वो वर्चुअल फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि ई रिटेलर्स होते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा है। अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हु सीक टू सेटिस्फाई सिमिलर नीड्स थ्रू एक्सचेंज, एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स जो कि सेटिस्फाई करते हैं अपनी नीड्स को, किस माध्यम से, एक्सचेंजेस के माध्यम से। ये बार्टर सिस्टम की बात कर रहा है। बार्टर सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि लोग मनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोग एक दूसरे को सामान देते हैं और उसके बदले सामान ही लेते हैं। पुराने ज़माने में जब पैसों का आविष्कार नहीं हुआ था तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही प्रचलित थी, बहुत ही कॉमन थी। यानी कि अगर किसी को दूध की ज़रूरत है और किसी के पास गेहूँ है तो उसके बदले कुछ 1 किलो गेहूँ दे करके वो 1 किलो दूध, या उसके रिलेटिव में जो भी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है उसकी बेसिस पर वो कुछ दूध ले सकता है। ठीक है, मार्केट की कुछ कंडीशंस भी हैं। मार्केट की कंडीशन है, इट मस्ट हैव समथिंग टू एक्सचेंज, यानी कि किसी के पास कुछ एक्सचेंज करने के लिए होना ही चाहिए। मस्ट नीड समथिंग, यानी कि किसी को कोई डिमांड होनी ही चाहिए। मे बी कंसंट्रेटेड और स्प्रेड आउट, यानी कि ये कंसंट्रेटेड भी हो सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड आउट भी हो सकता है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम बात करो किसी ऐसे हाईवे को या किसी ऐसे सड़क पे जहाँ पे कि ठेले खोमचे वाले अपनी अपनी दुकान लगाए रहते हैं, तो मार्केट वो क्या है, 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 किलोमीटर तक स्प्रेड है। वो पूरी तरीके से एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है, एक फिजिकल स्पेस में कंसंट्रेटेड नहीं है। इसी तरीके से अगर तुम हाईवे के पास जाओ तो तुम्हें कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कि हर किलोमीटर पे तुम्हें ढाबे दिखाई पड़ते हैं, हर किलोमीटर पे तुम्हें ढाबे दिखाई पड़ते हैं। तो वो मार्केट क्या है, कंसंट्रेटेड नहीं है। वो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक स्प्रेड है और हर ढाबे पे कोई न कोई भूखा खा रहा है और उसकी नीड पूरी हो रही है और उसके बदले उसको पैसे मिल रहे हैं, दुकानदार को जो है वो पैसे मिल रहे हैं। तो ये एक तरीके का एक्सचेंज वहाँ पे हो रहा है। मार्केट इसी चीज़ को कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल दोनों हो सकता है। अब बात करते हैं मोनोपॉलिस्टिक मार्केट की, या मोनोपॉली जिसको कहते हैं। मोनोपॉली का नाम तुमने इससे पहले भी सुना होगा। मोनोपॉली एक ऐसे मार्केट थी जिसमें कि जो प्लेयर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन की जो यूनिट्स होती हैं उसको जो कंट्रोल कर लेता है, मोनोपॉली के खेल में वही जीतता था।
ठीक इसी तरीके से मोनोपोली का जो बिज़नेस होता है वो ऐसे बिजनेसेस या ऐसे मार्केट को कहते हैं जिसमें कि एक ही व्यक्ति सारी चीज़ें कंट्रोल करता है और उसके अलावा दूसरा कोई भी उसमें प्लेयर नहीं होता है। जैसे कि अ प्लेयर इन अ गेम और अ फर्म इन द रियल वर्ल्ड कंट्रोल्स एन एंटायर मार्केट, देन इट इज़ कॉल्ड मोनोपोली। अगर कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि नॉर्मल रियल वर्ल्ड में कंट्रोल करता है पूरी मार्केट को, देन इट इज़ कॉल्ड मोनोपोली। अब इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कई सारे हवाई जहाज़ के पुर्जे, कई सारे हवाई जहाज़ के ऐसे इक्विपमेंट और इनफैक्ट कई बार ऐसे हवाई जहाज़ जो लाइट एयरक्राफ्ट हैं वो HAL बनाती है। अगर भारत में कंट्रोल करके मामले में तुम देखने जाओगे तो मोर देन 95% कंट्रोल उस इक्विपमेंट पे, उस इंस्ट्रूमेंट पे, उस जो पुर्जा है उसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? वो होता है HAL का। यानी कि तुम्हें अगर जो खरीदना है तो तुम HAL से ही खरीदोगे। ठीक इसी तरीके से अगर तुम्हारी कोल यानी कि कोयले की जो डिमांड है वो नॉर्मल डिमांड से काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि तुम इंडस्ट्री से, वो किसी बड़े पावर प्लांट से या किसी बड़े इंडस्ट्री से संपर्क रखते हो और उस वैसी सिचुएशन में तुम्हें कोयला चाहिए टन्स में, तो तुम्हें कोल इंडिया से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई भी और चारा नहीं है, क्योंकि मेजर चंक्स 90 to 98% ऑफ द चंक्स जो है वो कोल इंडिया अकेले ओन करता है, उन माइंस को ओन करता है और उसी से तुम्हें कोल खरीदना पड़ेगा। ठीक है, देन दिस मार्केट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इसका मतलब ये हुआ मोनोपोलिस्टिक मार्केट की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनको देखो। ये फुल कंट्रोल करता है सप्लाई के ऊपर, यानी कि जो भी सप्लाई हो रही है मार्केट में, चाहे वो कोयले की हो रही हो, चाहे वो हवाई जहाज़ के पुर्जों की हो रही हो, वो उसके ऊपर फुल कंट्रोल करता है। फर्म्स इज़ इटसेल्फ एन इंडस्ट्री। जो फर्म है वो खुद अपने आप में एक इंडस्ट्री होता है, यानी कि वो बाहर से नहीं लाना चाहिए सामान को। देर इज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन। जो हवाई जहाज़ का पुर्जा है उसका कोई सब्स्टिट्यूशन या उसके इतर में कोई ऐसा इक्विपमेंट या कोई ऐसा पुर्जा तुम बना करके नहीं लगा सकते हो कि जिससे तुम्हारा काम चल जाए। कोल का जो प्लांट है, अगर जो तुम बिजली पैदा करने का प्लांट बना रहे हो और कोल का वो प्लांट है, तो कोल में फिर तुम ऐसा नहीं कि तुम घास फूस लगा करके तुम कोई उसको किसी चीज़ से उसको सब्स्टिट्यूट कर पाओ या पेट्रोल लगा करके उसमें सब्स्टिट्यूट कर पाओ। द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी जो उसकी प्राइस है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ये जो डिमांड कर्व है वो हमेशा इस इन्वर्सली रिलेशनशिप में क्वांटिटी और प्राइस के साथ होता है, यानी कि प्राइस तभी तक बढ़ी रहती है जब तक उसकी क्वांटिटी को फुल कंट्रोल में रखा जाता है। एक एग्जांपल इसका और भी बहुत अच्छा है। तुम्हें पता होगा कि जो डी बियर्स करके एक हीरे बनाने वाली या हीरे को तराशने वाली कंपनी है, इस तरह की कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, मतलब कई सारी मतलब इक्की दुक्की ऐसी कंपनियां हैं जो कि फुल 95 to 98% हीरे की मार्केट को कंट्रोल करती हैं और वो जानबूझ करके हीरे को स्कैर्स रखती हैं, यानी मार्केट में नहीं उतारती हैं, जिससे कि मार्केट में हीरे का दाम लगातार बना रहे। नहीं तो हीरे इतने ज़्यादा क्वालिटी, इतने ज़्यादा हाई प्राइस्ड नहीं हैं जितना कि कंपनियां उनको बेचती हैं। और ऐसा सिर्फ क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट में उन कंपनियों की, उन इक्के दुक्के कंपनियों की पूरी तरीके से मोनोपोली है। ये जो कंपनियां होती हैं वो प्राइस मेकर होती हैं, यानी कि ये कंपनियां खुद से डिसाइड करती हैं कि इसका प्राइस, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, हमारी जो कमोडिटी है उसका प्राइस कितना होगा। और इस तरह की कंपनियों या इस तरह की मार्केट में एंट्री बैरियर्स होते हैं। एंट्री बैरियर्स का मतलब कि तुम आसानी से इन सब कंपनियों को के बगल में कोई पैरेलल कंपनी नहीं खोल पाओगे। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि सपोज़ करो कि कोई गोलगप्पा बनाने वाला है, वो कहता है कि मेरे गोलगप्पे में कुछ अच्छी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं अपने गोलगप्पे का प्राइस जो है वो 20 रुपये रखूँगा, या एक गोलगप्पे की प्राइस 20 रुपये रखूँगा। लेकिन वहीं पे उसके बगल में कोई दूसरा व्यक्ति दुकान खोल सकता है जो कह सकता है कि मैं इसी गोलगप्पे को 10 रुपये 5 रुपये में बेचूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बगल में ठेला वाला है वो इस बात को वो उसको कोई रोक नहीं सकता है कि तुम यहाँ पे इस मार्केट में एंट्री मत करो। उसका हक है, वो पूरी तरीके से फ्री है कि वो अपना भी ठेला खोमचा लगा सकता है, तो कोई बैरियर नहीं है। लेकिन कोल इंडिया में, HAL में बैरियर है। तुम्हें डिफेंस का लाइसेंस लेना पड़ेगा, तुम्हें कोल इंडिया की माइनिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा, तमाम दूसरी चीज़ें। हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट तुम्हें दिख रही होगी कि अगर इतनी बड़ी कंपनी खोलने जाएंगे तो हज़ारों करोड़ रुपए तो ऐसे ही लग जाएंगे। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है एंट्री टू बैरियर्स। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तब होता है जबकि मार्केट कंटेन करता है लार्ज वैरायटी ऑफ फर्म्स को जो कि सिमिलर प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे होते हैं। अब हमारी जो मोबाइल कंपनी है वो अक्सर ऐसे तुम देखोगे कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जाती है, यानी कि अगर आज मैं कहूँ कि 10,000 रुपये का मोबाइल, 10,000 रुपये की रेंज में मुझे मोबाइल चाहिए, तो तुम MI में भी मुझे बता सकते हो, तुम सैमसंग में भी मुझे बता सकते हो, LG भी दे रहा होगा, हो सकता है इसमें नोकिया भी उतरा हुआ हो, और लेनोवो और दूसरे मोबाइल्स भी तुम बता सकते हो कि ये मॉडल ये मॉडल ये मॉडल 10,000 की रेंज में आते हैं। ठीक इसी तरीके से 20,000 की रेंज में, 25,000 की रेंज में, 30, 40, 50, 60 ऐसे रेंज में हर कंपनी के पास कोई ना कोई मोबाइल पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। उसके बावजूद भी ये 4-5 कंपनियां ही ऐसी हैं जो कि 100% जो मार्केट है उसको होल्ड कर रही हैं, उसको कंट्रोल कर रही हैं। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि तुम्हें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखने को मिलेगा? इसमें पहली एक कंडीशन ये है, देयर आर मेनी कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट, यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं, जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बट नो सिंगल प्रोड्यूसर हैज़ सिग्निफिकेंटली कंट्रोल देन एनी अदर प्रोड्यूसर। कोई भी अपनी मार्केट को दूसरे प्रोड्यूसर से ज़्यादा कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, यानी कि अगर LG या मोटरोला या MI ये चाहे कि हम 10,000 की चीज़ को 20,000 में बेचेंगे उसी फीचर के मोबाइल को, तो वो कंट्रोल नहीं करता है। और मोनोपोलिस्टिक मार्केट को इसीलिए अल्पाधिकार हिंदी में कहते हैं। अल्पाधिकार मतलब किसी भी कंपनी का मार्केट के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना, इस चीज़ को कहते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट, या हिंदी में बोलें तो अल्पाधिकार। देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन कंपटीटर्स प्रोडक्ट बट नॉट प्राइस डिफरेंस। कुछ कंपटीटर्स के प्रोडक्ट में डिफरेंस तुम्हें देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। 10,000 की रेंज में, जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग फीचर्स के साथ 10 तरह के फ़ोन 10 कंपनियों के मिल जाएंगे। द प्रोड्यूसर्स हैव सम कंट्रोल्स ओवर द प्राइस दे चार्ज। प्रोड्यूसर्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल होता है जो कि वो प्राइस के ऊपर चार्ज करते हैं, यानी कि वो एक लिमिट तो सेट कर ही देते हैं कि 10,000 से नीचे का नहीं कोई फ़ोन है। यानी कि अब अगर जो तुम ये कहो कि MI में हम 3,000 का फ़ोन देखें या सोनी या बाकी कंपनियों में कोई 3,000 का फ़ोन देखें, तो 3,000 के फ़ोन वो नहीं देते हैं। ये क्या है, कहीं ना कहीं तो वो अपने प्राइस को थोड़ा कंट्रोल करते हैं। देयर आर लो बैरियर्स टू एंटर इन एंड एग्जिट इन द मार्केट, यानी कि फ़ोन बनाने वाली कंपनियों में एंट्री और एग्जिट में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल कौन सा है, जियो ने अपना फ़ोन बनाया और उसमें ज़्यादा एंटर और एग्जिट में उसको कोई ज़्यादा बैरियर देखने को नहीं मिला। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी एक टर्म आता है जो कि बात करता है द टाइप ऑफ कंपटीशन बिटवीन अदर्स इन द इंडस्ट्री। दिस मीन्स मोर देन वन कंपनी इज सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट एंड कंपीटिंग इन द मार्केट, यानी कि एक कंपनियां ही, अलग अलग कंपनियां एक ही जैसा प्रोडक्ट जो है वो बना रही हैं और compete कर रही हैं मार्केट में कि कौन ज़्यादा अच्छे फीचर दे पाता है। अब आगे बात करते हैं नेचुरल मोनोपोली की। नाउ नेचुरल मोनोपोली एक स्पेसिफिक तरह की मोनोपोली होती है जो कि उसके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की वजह से, अब ये क्या है, जैसे सपोज़ करो कि आज कोई इंडिया में ये सोचे कि हम रेलवे की पटरियां बिछा देंगे और हम रेलवे को पैरेलल में चलाएंगे, यानी कि जहाँ सरकार की रेलवे चल रही हो, ट्रेन चल रही होगी, उसके पैरेलल में मेरी भी ट्रेन चल रही होगी। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पटरियों को बिछाने की जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा हाई है कि कोई भी इसमें नहीं आएगा। तो ट्रेन जो है वो एक तरह की नेचुरल मोनोपोली हो गई है। ठीक इसी तरीके से मेट्रो एक नेचुरल मोनोपोली हो गई है। गैस पाइपलाइंस जो हैं या पानी की जो पाइपलाइंस हैं, ये सब को भी कोई बिछाना चाहे कि चलो हम सरकार के पैरेलल में अपनी पाइपलाइन बिछाते हैं और लोगों को हम पानी या गैस की सुविधा देंगे और इसके बदले हमको पैसे चार्ज करेंगे जो मिलेंगे, पर क्या ये पॉसिबल है? हाई जो एंट्री बैरियर क्या है? हाई एंट्री बैरियर यहाँ पे है कॉस्ट, हमारी बहुत ही ज़्यादा हैवी कॉस्ट लग रही है इसमें एंट्री करने के लिए। यही चीज़ इस फील्ड को बना देती है, इस मार्केट को बना देती है नेचुरल मोनोपोली। स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोनोपोली होती है ये व्हेन देयर आर वेरी हाई फिक्स्ड कॉस्ट or other barriers to entry in getting started a certain business delivering product or services. This creates a situation where it is more efficient or for one business to deliver product than multiple businesses. अब
एक तरह की दिक्कत इसमें ये भी है कि अगर कोई बना भी दे, कोई पाइपलाइन पानी की बिछा भी दे, या एक तरीके से ऐसे भी देखो कि पोस्टल सर्विसेज के बारे में, यानी कि इंडिया के जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो दूर दूर गांव गांव देहात देहात में हैं, और इन सभी जगहों पे पोस्टल डिपार्टमेंट का एक नेटवर्क है। ये नेटवर्क बिल्ड करने में प्राइवेट कंपनी के पसीने छूट जाते हैं। इसके बावजूद भी प्राइवेट कंपनियां जो जैसे कि डीएलएफ है या फेडेक्स है या ब्लू डार्ट है, इस तरह की जो कंपनियां हैं वो पार्सल तो डिलीवर कर ही रही हैं। तो वो कैसे कर पा रही हैं? वो इस तरह कर पा रही हैं क्योंकि पहली बात तो उनके प्राइसेस वो हाई लगाती हैं, दूसरी बात ये है कि वो हर जगह डिलीवरी नहीं दे रही हैं, और जो मार्केट का कंक्रीट शेयर है, यानी कि 100 लोगों को मान लो किसी एक दिन में किसी एक जगह से दूसरी जगह पे पार्सल भेजना हो, और इंडियन पोस्ट जो है वो सबसे सस्ते में और उसका नेटवर्क अच्छा है तो वो प्रोवाइड कर रही है। अगर इसी के पैरेलल में दूसरा कोई अपना सर्विसेज उतारता है, इसका मतलब ये होगा कि वो 100 लोगों के शेयर में से ही अपने शेयर को बांटेगा, और ऐसी सिचुएशन में दोनों ही, यानी कि इंडियन पोस्ट को भी और ब्लू डार्ट को भी, दोनों को ही जो मार्केट का जो 100% शेयर है वो नहीं मिलेगा, और ये कॉस्ट इनकर करेगा। यानी कि जो कस्टमर है, टोटल कस्टमर बेस है, वो दोनों के ही घटे होंगे। न तो 100% ब्लू डार्ट के पास जाएंगे, न तो 100% इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। और ये चीज़ क्या कहता है? ये चीज़ कहता है कि ये एक तरीके का बिज़नेस को हैम्पर करने का काम हो जाएगा, कि बिज़नेस पूरी तरीके से ठप हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में जो कस्टमर्स हैं वो बंट जाएंगे। इन दिस सिचुएशन देयर आर ऑफन गवर्नमेंट्स रेगुलेट टू प्रिवेंट हाई प्राइसेस एंड करप्शन। ऐसी सिचुएशंस में गवर्नमेंट कई बार एंट्री करती है और वो प्राइसेस को रेगुलेट करती है और करप्शंस को भी रेगुलेट करने की कोशिश करती है। दिस एफिशिएंसी रिजल्ट्स इन लोअरिंग एवरेज कॉस्ट फॉर अस। इसी वजह से हम इतना महंगा पानी सस्ते में पा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मास बहुत ज़्यादा है। अगर तुम्हें याद हो तो जियो का फ़ोन सबसे पहले उन्होंने फ्री में जो है सर्विसेज देनी शुरू करी। एक बार जब वो पूरी तरीके से फ़ोन सभी लोगों के पास पहुंच गया, उसके बाद उन्होंने थोड़े थोड़े रुपए चार्ज करने शुरू किए, और यही वजह है कि दूसरे से कॉम्पिटिटिव प्राइस में वो सर्विसेज दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो कस्टमर बेस है वो इतना ज़्यादा है कि वो सबसे एक एक रुपये भी लेंगे तो भी उनके पास एक अच्छी खासी अमाउंट आ जाएगी। यही चीज़ इसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाती है, या बिज़नेस की इफ़िशियंसी को बढ़ाती है, घटाती है। ठीक है, कस्टमर बेस बेसिकली बढ़ जाएगा, ये चीज़ ये समझाना चाह रहा है। नाउ अब बात करते हैं ओलिगोपॉली की। ओलिगोपॉली का मतलब कि कुछ 4-5 कंपनियां, 6 कंपनियां, 10 कंपनियां मिलकर के किसी मार्केट को कंट्रोल कर रही हों, देन इट इज़ कॉल्ड ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली इज़ अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर फ्यू और more than two sellers of a commodity such that actions of every seller has predictable effect and other sellers rivals। जब भी कभी तुम कार लेने जाते हो तो तुम ये देखते हो कि तुम्हें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इसकी रेंज से जब कार शुरू होती है, तो वो 5 लाख, 10 लाख से जब शुरू होती है तो क्या होता है कहानी उसकी, कि हर 5 लाख के सेक्टर में अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से ऑफ़र कर रही हैं, और एक सेगमेंट उनका होता है जो कि जिस सेगमेंट में वो एक्टिव होती हैं, जिस सेगमेंट में उनके पास कोई ना कोई गाड़ी होती ही होती है। अब जैसे 10 से 15 लाख के सेगमेंट में टाटा, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, हुंडई, फोर्ड, महिंद्रा, सभी के पास एक ना एक गाड़ी है। उसी तरीके से 20 से 25 के सेगमेंट में, 30 से 45 के सेगमेंट में, हर जो सेगमेंट है उसमें हर कंपनी के पास कोई ना कोई गाड़ी है। यानी कि अगर किसी भी कंपनी के पास कोई जो सेगमेंट है जो कि खाली है, तो ये बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि वो कंपनी पूरा जोर लगा करके उस सेगमेंट में अपनी गाड़ी लॉन्च करने की कोशिश करेगी। इस तरह की मार्केट को कहते हैं ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। हेंस ओलिगोपॉली इज कॉल्ड कंपटीशन एमंग फ्यू। कुछ लोगों के बीच में जब कंपटीशन हो रहा हो तो उसको कहते हैं ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट या ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली में बी ऑफ 2 टाइप्स, इट कैन बी ऑफ 2 फॉर्म्स। यानी कि ओलिगोपॉली 2 तरह की हो सकती है। एक होता है प्योर ओलिगोपॉली और ओलिगोपॉली विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ डिफरेंशिएट नहीं हो रही है, प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर है कंपनीज़ का, फिर भी 4-5 कंपनियां मिलकर के उस पूरे जो मार्केट है उसको कंट्रोल कर रही हैं।
इसको कहते हैं ओलिगोपॉली। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसका, जो हमारी जो फ़ोन की नेटवर्क सर्विसेज हैं। ऐसा तो है नहीं कि जियो की जो नेटवर्क सर्विसेज हैं, जो मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज हैं, वो कुछ जो कान में संगीत सुनाती हैं और एयरटेल वाली नहीं सुनाती है। ऐसा तो है नहीं कि वीआई वाले से फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, सबसे कनेक्ट हो रहा है। सभी लोग एक ही चीज़, सिमिलर प्रोडक्ट है। क्या है वो कि 2G के फ़ोन है तो 2G, 3G का फ़ोन है तो 3G, 4G का फ़ोन है तो 4G। ये सर्विसेज विदाउट एनी डिफरेंशिएशन 5 कंपनियां मिलकर के प्रोवाइड कर रही हैं, देन इट इज़ कॉल्ड ओलिगोपॉली। और एक दूसरा टाइप क्या है, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली और ओलिगोपॉली विथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि डिफरेंशिएट हो, अलग अलग प्रोडक्ट हों और उसमें 5 कंपनियां 10 कंपनियां मिल करके अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको लॉन्च कर रही हूँ। इसका एग्जांपल क्या है, ये दूसरे वाले का एग्जांपल है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ठीक है, अब ये बातें हमारे समझ में आ गई कि मार्केट इतने तरह की होती है, ओलिगोपॉली क्या चीज़ होती है। अब बात करते हैं नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम का मतलब होता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय मतलब हम सभी लोगों ने, जो कि हमारे देश में हैं, उन सभी लोगों ने एक साल के अंत पे मिल करके कितनी ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करी जो कि वैल्यू, जिनका वैल्यू था और जो किसी ने कंज्यूम किया, और उसके बेसिस पर हमारे सभी जो जनता है, हमारी जितने भी जनसंख्या है हमारी, उन सभी लोगों ने मिल करके एक साल के एंड में क्या कमाया, ये चीज़ कहलाती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले कई सारे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको मैं चाहता हूं कि तुम समझ लो, ताकि हम लोग आगे तुरंत अपने टॉपिक पर पहुंच पाएँ। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा जार्गन्स में फंसे रहेंगे और एक एक चीज़ को समझाएंगे तो टाइम काफ़ी लॉस होगा, और हम लोगों के पास टाइम कम है। इसलिए हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, जो कि पॉलिटिकल बॉर्डर्स या फ्रंटियर्स के बारे में बात करता है किसी कंट्री के। अगर हमारे देश का जो पॉलिटिकल बॉर्डर है या फ्रंटियर है उसके अंदर कोई चीज़ हो रही है, देन इट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक। अब इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। डोमेस्टिक का जब भी हम नाम लें तो कुछ लोग जो कि हमसे कोर्स में पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे कि डोमेस्टिक में मैंने उन लोग को समझा रखा है कि एम्बेसीज़ जो होती हैं वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती हैं। यानी कि अमेरिका में अगर जो भारत की कोई एम्बेसी है और सपोज़ करो कि वहाँ पे कोई फ्रूट हो रहा है, मैंगो हो रहा है, और उसको वो बेचा जाता है और उससे कुछ पैसे निकल के आते हैं, तो देन इट इज़ ये भी जीडीपी का पार्ट होगा। ठीक है, यानी कि ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से ही बन करके निकला हुआ चीज़ होगा। फिर उसी के साथ साथ फिशिंग शिप्स जो होते हैं, यानी कि ऐसे शिप्स होंगे जो कि किसी दूर ब्लू समंदर में गए हुए हैं जहाँ पे कि टेरिटरी है किसी की, तो अगर उस शिप पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, नवल शिप है, फिशिंग शिप है, उस पर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे कि अर्निंग हो रही है, वो प्रोडक्ट जो है वो बिक रहा है और उस प्रोडक्ट की वजह से कंट्रीब्यूशन हो रहा है जीडीपी में, देन इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, और उस शिप को भी क्या कहेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री और सिटीजन ऑफ ए कंट्री के बारे में। रेजिडेंट ऑफ कंट्री ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि एक ऐसा इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो कि रिजाइड करता है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, और जिसकी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी या इंटरेस्ट जो है वो इसी कंट्री में लाई करता है, देन इट इज़ कॉल्ड रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार हैं कनाडा के, यानी कि उनका जो पासपोर्ट है वो कनाडा का है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो फिल्में बनाते हैं और बाकी सारी चीज़ें कहाँ पे करते हैं, इंडिया में करते हैं। तो यानी कि वो 1 साल से ऊपर इंडिया में रह रहे हैं और उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो उनकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है वो इंडिया में ही होती है, इसलिए वो रेजिडेंट हैं यहाँ के। ठीक है, और वो जीडीपी का पार्ट बनेंगे। सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री, सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री का मतलब ये हो गया कि तुम इंडिया का पासपोर्ट लेकर के किसी भी दूसरे देश में हो तो तुम सिटीजन कहलाओगे। सिटीजनशिप लेने के लिए जो मेथड्स हैं वो हमने पॉलिटिकल लेक्चर्स में डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी। सिटीजन्स इज़ अ पर्सन हु इज़ आइदर बॉर्न और एक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय लीगल मेथड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अदनान सामी जो है ये पैदा तो यहाँ नहीं हुए हैं, लेकिन इन्हें सरकार ने जो सिटीजनशिप है वो दी हुई है, तो ये इंडिया के अब सिटीजन हुए। ठीक है, तो रेजिडेंट और सिटीजन में क्या अंतर होता है ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। जैसे यहाँ पे एक रेजिडेंट में एक और अच्छा एग्जांपल तुम लिख सकते हो जैकलीन फर्नांडीज़ का। जैकलीन फर्नांडीज़ जो कि है श्रीलंका की और वो इंडिया में रह करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, इसीलिए वो रेजिडेंट ऑफ द कंट्री है। अब बात करते हैं फैक्टर इनकम के बारे में और ट्रांसफ़र इनकम के बारे में। फैक्टर इनकम ऐसी इनकम होती है जो कि अर्न की जाती है बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो सारे कंपोनेंट, वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि
किसी एंटरप्राइजेस को किसी एंटरप्रेन्योरशिप को बनाने के काम आते हैं, वो सभी के सभी जो प्रोडक्ट हैं या वो सभी के सभी जो सर्विसेज हैं, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? फैक्टर इनकम कहलाती है। जैसे कि कोई केक बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसमें आटा लग रहा है, तो आटे के लिए जो प्रोडक्शन हो रहा है वो चीज़ क्या कहलाएगी? आटा भी जो है, आटा जो प्रोड्यूस करेगा उससे जो उसको पैसे मिलेंगे वो चीज़ कहलाएगी फैक्टर इनकम। चीनी अगर जो कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो चीनी मिल को पैसे मिलेंगे, तो उसको जो इनकम मिलेगी वो चीज़ क्या कहलाएगी? फैक्टर इनकम। किसी के ज़मीन पे किसी ने कोई इंडस्ट्री खोली हुई है, उस ज़मीन से किराया जा रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम। ये सारी चीज़ें फैक्टर इनकम कहलाती हैं। ठीक है, इन प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, इसमें ये सारी चीज़ें जो इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, ये सभी चीज़ क्या कहलाती हैं? फैक्टर इनकम कहलाती हैं, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, वहीं पे ट्रांसफ़र इनकम्स ऐसी इनकम्स होती हैं जिसके बदले कोई भी फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर प्रोडक्शन नहीं किया गया है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है स्कॉलरशिप, इसका एग्जांपल है भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस जो होता है, इसका एग्जांपल है पेंशन के बदले कोई एक्टिविटी की जाती है क्या? कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किया जाता है क्या? नहीं। देन इट इज़ कॉल्ड क्या? ट्रांसफ़र इनकम्स। ठीक है, तो ये फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। अब बात आती है इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है? इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं जो कि किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या किसी दूसरे वैल्यू एडिशन के काम में लाए जा सकते हैं, जैसे कि शुगर, एक बार फिर से चीनी अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, अपने घर में लेकर के आ रहे हैं, देन इट इज़ फाइनल गुड्स। लेकिन चीनी किसी केक की फैक्ट्री में वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स ऐसा नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर सामान को फाइनल गुड्स डिक्लेयर कर दिया गया है, किसी पर्टिकुलर सामान को इंटरमीडिएट गुड्स डिक्लेयर कर दिया गया है। इनफैक्ट एक और एग्जांपल मैं तुम्हें बता सकता हूं, जैसे आजकल तुम देखते होगे कि कई सारी दुकानों पे मैगी या फिर ओरियो शेक मिलता है, तो मैगी ने तो मैगी का पैकेट बनाया, ओरियो ने ओरियो का पैकेट बनाया उसे कंज्यूम करने के लिए कि कोई व्यक्ति लेगा उसे कंज्यूम करेगा, पर दुकानदार ने उसको फैक्टर की तरह से उसको इंटरमीडिएट गुड्स की तरह से इस्तेमाल कर लिया और उसमें वैल्यू एडिशन करके उसमें कुछ शेक वगैरह बना करके या उसको कुछ मैगी में प्याज वगैरह डाल करके कुछ बना करके और उसको प्रोड्यूस किया, तो वो चीज़ क्या कहलाई? वो फाइनल गुड्स नहीं है। अगर जो मैगी किसी होटल वाले के पास है, ओरियो किसी शेक बनाने वाले के पास है, देन इट इज़ नॉट फाइनल गुड्स। वो क्या है? वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं। अब आगे बात करते हैं ग्रॉस टर्म में और नेट में क्या डिफरेंस होता है। ग्रॉस में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें ग्रॉस में क्या डिफरेंस होता है और नेट में क्या डिफरेंस होता है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास केक बनाने की फैक्ट्री है, तुम उस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हो। उस केक को बनाने के लिए तुम्हारे पास बेकिंग की मशीन है, ओवन है या दूसरी चीज़ें हैं, तो उसमें तुम क्या करोगे? उसमें तुम उस चीज़ को, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको कंज्यूम करोगे। एक दिन तुम्हारा जो ओवन है या जो बेकिंग की मशीन है वो ख़राब हो जाती है, तो ये चीज़ कहलाती है डेप्रिशिएशन। तुम कहीं पे भी जाओगे या किसी भी फैक्ट्री में जाओगे तो तुम्हें कई सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि वियर एंड टीयर होता रहता है, उसमें टूट फूट मरम्मत की ज़रूरत उसे पड़ती है। पंखे लगे हुए हैं, तमाम दूसरी चीज़ें लगी हुई हैं, मोटर कभी कभार जल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में ग्रॉस और नेट का जो रिलेशनशिप होता है, अगर कोई चीज़ ग्रॉस में लिखी हुई है, यानी कि इसको ग्रॉस अगर जो लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डिप्रिसिएशन को कंटेन करता है, यानी कि इसमें डिप्रिसिएशन को हटाया नहीं गया है। और अगर ग्रॉस से तुमने माइनस कर दिया किसको? डिप्रिसिएशन को, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? नेट मिल जाएगा। ठीक है, तो नेट और ग्रॉस इन दोनों का एक रिलेशन हमने बना लिया कि ग्रॉस अगर जो हुआ इधर, उसको माइनस किया किससे? डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन में उसको माइनस किया तो क्या हमें मिला? नेट मिला। ठीक है, तो ये जो नेट है और ये जो ग्रॉस है, इसका रिलेशनशिप हमें समझ में आ गया कि कभी भी नेट में डिप्रिसिएशन जोड़ दो तो ग्रॉस मिल जाएगा, ग्रॉस से डिप्रिसिएशन को घटा दो तो नेट मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं फैक्टर प्राइस की और मार्केट प्राइस के बारे में। फैक्टर प्राइस क्या है? फैक्टर प्राइस वो कॉस्ट है, वो टोटल अमाउंट है जो कि मैन्युफैक्चरर को पड़ता है, जो कि मैन्युफैक्चरर इन्वेस्ट करता है किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को या किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में। फैक्टर प्राइस उसको कहते हैं। जैसे एक अच्छा एग्जांपल क्या है? एक किसान है, किसान खेती करने के लिए
उसमें इनपुट लगाता है, यानी कि बीज लगाता है, कुछ उसमें हल का काम होता है, या वो पेट्रोल से करे यानी ट्रैक्टर से करे तो पेट्रोल का कंजम्पशन है, और बैल से करे तो बैल कुछ खाएगा उसका कंजम्पशन है। ठीक इसी तरीके से यूरिया होती है उसका भी कंजम्पशन है। तो ये सारी चीज़ें उसका जो फैक्टर है वो उसका फैक्टर है। ठीक है, अब उसमें कोई भी टैक्स, उसमें कोई भी सब्सिडी जो है वो अभी फ़िलहाल ऐड नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मार्केट प्राइस होती है जब वो बेचने जाएगा तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड करेगा। क्या क्या चीज़ों को ऐड करेगा? वो ऐड करेगा कि मुझे सरकार ने सब्सिडी इतनी दी तो उसको हम घटा देते हैं। फिर वो ऐड करेगा कि मुझे इसके ऊपर टैक्स लगाना है, अगर टैक्स लगता होगा, कोई ऐसे टैक्सेबल आइटम होगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो टैक्स वो लगाएगा। फिर उसके बाद उसमें कई सारे अपनी जो लैंड और लेबर है, मान लो कि उसने फसल को काटने के लिए 10 लेबर लगा रखे थे, तो वहाँ पे भी उन सब 10 लेबर की जो कीमत है उसमें वो ऐडअप करेगा। तो मार्केट प्राइस में उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होकर के जाती हैं जो कि फैक्टर प्राइस में नहीं जाती हैं। ठीक है, तो क्या है लिखा हुआ? फैक्टर कॉस्ट इज द टोटल अमाउंट विच द मैन्युफैक्चरर हैज़ टू इन्वेस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड और कमोडिटी। और मार्केट प्राइस क्या है? इट इज़ द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट, जिस पे कोई प्रोडक्ट सोल्ड किया जाता है मार्केट में। इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म्स ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, इनपुट प्राइसेस, प्रॉफिट, etc. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो मार्केट प्राइसेस में ये सारी चीज़ें एडअप होती हैं, जबकि फैक्टर प्राइस में ये सारी चीज़ें एडअप नहीं होती हैं। इसका एक फार्मूला क्या दिया जाता है? इसका फार्मूला दिया जाता है कि जीडीपी को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं और जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होता है, अगर जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट में है उसके साथ तुम इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को तुम ऐडअप करोगे और इससे सब्सिडी जो है वो घटा दोगे। सब्सिडी की बात करें तो पंजाब में किसानों को बिजली मुफ्त में मिलती है, ये भी क्या है? एक तरह की सब्सिडी है। सब्सिडी टैक्स का ही एक उल्टा फॉर्म होता है। सब्सिडी इज़ अपोजिट ऑफ टैक्स। टैक्स में जहाँ पे किसी के ऊपर कोई चीज़ आरोपित की जाती है, यानी कि किसी के ऊपर कोई एडिशनल कॉस्ट लगाई जाती है, वहीं पे सब्सिडी में किसी को कोई राहत दी जाती है। कोई ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक, तो जीडीपी को मार्केट प्राइस पे अगर कैलकुलेट करने चलें तो क्या होगा, और जीडीपी को अगर जो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करने चलें तो हमें क्या मिलेगा? ये दोनों चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, किस तरीके से ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है कि मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस भाई वो प्राइस है जो कि मार्केट में टैक्स, वैक्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो लेबर की कॉस्ट है, वो सब चीज़ों को जोड़ने के बाद मिल रही है। वहीं पे जो जीडीपी के फैक्टर कॉस्ट है उसमें से टैक्स घटा दिया जाता है और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है, तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिलती है। ठीक, ये चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए, ये फार्मूला हमें बिल्कुल दिमाग में फिट बैठा लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि बात कर रहा है एग्रीगेट नेशनल इनकम के बारे में। एग्रीगेट नेशनल इनकम के बारे में ये बात कह रहा है कि जो नेशनल इनकम टोटल जुट करके आ रही है, टोटल इकट्ठा होकर के आ रही है, वो क्या है और कैसी है। अगर हम टेरिटरी के अंदर, देश के अंदर की बात करें तो देश के अंदर 4 तरह की चीज़ें जो हैं वो इकट्ठा हमें कैलकुलेट करनी होती है, वो हमें मिलती है। कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। अब तुमसे ये पूछूं मैं कि ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो हमें क्या करना होगा? तो याद करो, हमने बताया था कि ग्रॉस और नेट में क्या फ़र्क है? डेप्रिसिएशन का। जो पंखे टूट रहे हैं, जो अवन है केक वाला वो ख़राब हो रहा है, तो उसको बनने के लिए जो कॉस्ट जा रही है, जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, जो ख़राब हो रही चीज़ें, उसको जब हटा दोगे तो तुम्हें नेट मिलेगा। यानी कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटाओगे तुम्हें नेट मिलेगा। ठीक, तो इसमें से कोई भी चीज़ तुम्हें पूछी जाए, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि चलो जीडीपी मार्केट प्राइस और एनडीपी जो मार्केट प्राइस है, इसके बीच में एक रिलेशन बताओ, तो तुम्हें सीधे से बताना है कि डेप्रिसिएशन घटा दो, एनडीपी निकल आएगा। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस की तरफ जाना है तो क्या करेंगे? मार्केट प्राइस, और इसका अपोजिट भी तुम्हें पता होना चाहिए कि एनडीपी से अगर जो जीडीपी की तरफ जाना है तो वो डिप्रिसिएशन को ऐड कर दो उसमें। ये प्लस माइनस का सीधा रिलेशन है कि डिप्रिसिएशन को ऐड किए नेट में तो तुम्हें जीडीपी मिल गया। फिर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की तरफ देखते हैं। तो मार्केट प्राइस क्या चीज़ है?
मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अंतर होता है टैक्स टैक्स और सब्सिडी का। याद है टैक्स और सब्सिडी, इससे पहले ही हमने स्लाइड में देखा है। तो क्या हुआ कि मार्केट प्राइस में अगर तुम टैक्स और सब्सिडी को, टैक्स घटाओगे और सब्सिडी को ऐड करोगे तो मार्केट प्राइस से तुम इसमें पहुंच जाओगे फैक्टर कॉस्ट में, और फैक्टर कॉस्ट में अगर तुम टैक्स और सब्सिडी को, टैक्स को जोड़ोगे, सब्सिडी को घटाओगे तो कहाँ पे पहुंच जाओगे, मार्केट प्राइस पे। यानी कि मार्केट में हमेशा टैक्स जुड़ करके जाएगी। ये चीज़ें तुम्हें यदि याद हैं, ये चीज़ तुम यदि दिमाग में क्लियर हैं पूरी तरीके से, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना याद रखना है इसमें, क्या क्या याद रखना है कि मार्केट में जब भी कोई चीज़ जाएगी तो वो टैक्स एडअप होकर के ही जाएगी। फैक्टर वाली जो है वो तो खेत में पड़ी हुई है, वो तो खेत में पड़ा हुआ फसल है, उसमें तो अभी सिर्फ सब्सिडी और बाकी सारी चीज़ें, उसमें तो अभी टैक्स वैक्स लगा ही नहीं है। टैक्स तो तब लगेगा ना जब वो मार्केट में चीज़ें जाएंगी। तो बस अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई तो इसमें से यूपीएससी कुछ भी बना के खेल करती रहे, पूछती रहे कि जीडीपी से, जीडीपी मार्केट प्राइस से एनडीपी मार्केट प्राइस पे ले चलो मुझे, एनडीपी मार्केट प्राइस से जीडीपी के फैक्टर कॉस्ट पे ले चलो, जीडीपी के फैक्टर कॉस्ट से एनडीपी के फैक्टर कॉस्ट पे ले चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बस दो बातें याद रखनी है, एक डेप्रिसिएशन, दूसरा टैक्स और सब्सिडी। ठीक ठीक इसी तरीके से जो नेशनल इनकम होती है, वो जो नेशनल प्रोडक्ट है उसके फॉर्मेट में भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, इसको समझने का एक आसान तरीका बताते हैं। डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है? डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस है टेरिटरी का। अगर वो नेशनल है तो बाहर से आने वाले जो पैसे हैं वो सब भी एडअप होते हैं। अगर जो नेशनल से अगर हम डोमेस्टिक पर जाते हैं तो सिर्फ जो टेरिटरी है उसमें जो चीज़ें हैं बन रही हैं और प्रोड्यूस हो रही हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज, उन्हीं को केवल एडअप करते हैं। तो बाहर से आने वाले पैसे ऐड हो रहे हैं नेशनल में, और जो डोमेस्टिक वाला है उसमें केवल टेरिटरी में आने वाली जो चीज़ें हैं केवल वही एडअप हो रही हैं, बाहर से आने वाली चीज़ें एडअप नहीं हो रही हैं। तो अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रॉस का मतलब ग्रॉस है, यानी कि उसमें डेप्रिसिएशन घटाया नहीं गया है, अभी डेप्रिसिएशन को घटाया जाएगा तब वो नेशनल में आएगा। और नेशनल का मतलब क्या हो गया कि बाहर की टेरिटरी का जो पैसा है, यानी एफडीआई है, एफआईआई है, ये सब चीज़ें भी उसमें आ रही हैं। प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि भाई प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज भी हो सकती हैं। मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ, वो जोड़ा, इसमें जो टैक्स जो है वो जोड़ा जा चुका है और जो सब्सिडी है वो घटाई नहीं गई है। ठीक है, जब फैक्टर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इसमें से टैक्सेस को घटा देंगे और इसमें क्या ऐड करेंगे, सब्सिडी को ऐड कर देंगे। ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये चीज़ कहलाएगी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ हम जाने के लिए टैक्स और सब्सिडी को यहाँ पे घटाएंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए ये सारी चीज़ें हम करते हैं। यहीं पे जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? पहले तो सबसे पहला वर्ड को समझो। नेट का मतलब क्या हो गया? नेट का मतलब हो गया वो चीज़ जिसमें से डिप्रिसिएशन को घटा दिया गया है। नेशनल का मतलब हो गया कि बाहर से जो पैसे आ रहे हैं उनको एडअप किया जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट है जिसमें कि सर्विसेज भी शामिल हैं। और फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि इसमें अभी टैक्स ऐड नहीं किया गया है, इसमें जो सब्सिडी है वो केवल ऐड अभी हुई है, यानी कि जो बिजली फ्री है, जो यूरिया फ्री है, वो सब चीज़ें यहाँ पे ऐडअप हो रही हैं, लेकिन कोई भी जो टैक्स है वो कैलकुलेट यहाँ पे अभी नहीं हुआ है। तो ये सारा 8 टोटल टर्म्स हैं जो कि तुमसे घुमा फिरा करके पूछे जा सकते हैं। डोमेस्टिक क्या है, नेशनल क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दी हैं। आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं हम अगले स्लाइड की तरफ, बात करते हैं डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि डिमांड है क्या, व्हाट इज़ अ डिमांड। डिमांड ठीक वो चीज़ है जो तुम्हारे जेब में जब पैसे पड़े होते हैं और तुम रास्ते में चलते चलते तुम्हें थम्स अप, पेप्सी, आइसक्रीम, दुनिया भर की चीज़ें दिखती हैं, यानी तुम्हारे विम्स एंड फैंसीज, तुम्हारे जो विशेज़ हैं, तुम्हें जो चीज़ देखने में अच्छी लग रही है, जो तुम्हें खाने का तुरंत मन कर गया, तो वो चीज़ क्या है तुम्हारी, वो चीज़ तुम्हारी डिमांड है, विश है। और ऐसी डिमांड क्यों है, वो डिमांड तभी कहलाएगी, तुम्हारा मन तो कर गया लेकिन क्या तुम पे करने के लिए तैयार हो, क्योंकि हर सेकंड तुम्हें सांस लेने का भी मन कर रहा है, लेकिन क्या तुम उसके लिए पे कर रहे हो? नहीं। क्या
पानी पीने का भी मन कर देता है हमें, हम लोग सभी लोगों को सड़क पे। लेकिन अगर जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ठीक है 5 मिनट की बात है, अभी घर पे वापस चल के पानी पियेंगे। क्या तुम बाज़ार में जा कर के 20 गैलन का पानी खरीदते हो? नहीं। ठीक यही चीज़ होती है कि डिमांड तभी कहते हैं जब कि तुम्हें विश, डिज़ायर हो, दूसरा तुम उसके लिए प्राइस पे करने के लिए भी तैयार हो। इस चीज़ को क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। अब डिमांड कई तरह की भी होती है। इसमें एक जो इसमें लिखा हुआ है देखो, ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड क्या होती है? ज्वाइंट डिमांड का मतलब ये मत समझना कि गांजा पीने की बात हो रही है। ज्वाइंट डिमांड का मतलब ये हुआ कि किसी 2 प्रोडक्ट या सर्विसेज को साथ में नीड कर रहा है कोई, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल इसका क्या हो सकता है कि अगर कोई रोटी बना रहा है तो उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए आटा, दूसरा चाहिए पानी। ये दोनों चीज़ें उसके लिए एक ज्वाइंट डिमांड की तरह से काम कर रही हैं, ठीक है। अब आटा, पानी ये दोनों जो हैं वो ज्वाइंट डिमांड है। इसके दोनों के बिना रोटी नहीं बन सकती। किसी को रोटी खाने का मन है तो वो ज्वाइंट डिमांड के तरीके से काम करेगा, ठीक है। कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या होता है? कंपोजिट डिमांड का मतलब ऐसी डिमांड जो कि दिखने में तो दूसरी है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे तुम्हारा मन है घर बनवाने का, तुम्हारा मन है कि हम एक अच्छा घर बना लें, लेकिन घर बनाने के लिए घर सोचने से तो बनेगा नहीं। उसके लिए कंपोजिट डिमांड क्या क्या है? उसके लिए अंदर से कंपोजिट डिमांड है। तुम्हें सरिया चाहिए, तुम्हें सीमेंट चाहिए, तुम्हें बालू चाहिए, तुम्हें बिजली भी चाहिए, तुम्हें दूसरी जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि घर बनाने में काम आते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के काम में आते हैं, तमाम वो भी सारी चीज़ें चाहिए। तो ये क्या है? ये एक कंपोजिट डिमांड है कि घर बनाने तो हम घर जा रहे हैं, विश हमारी है घर बनाना, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये चीज़ कहलाती है कंपोजिट डिमांड। अब होती है कुछ ज्वाइंट डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब ये होता है कि ऐसी डिमांड जो कि आने के बाद 2-4 चीज़ें और भी डिराइव करती हैं। जैसे ही किसी ने एक मोटरसाइकिल या एक कार ली तो फिर उसकी एक डिराइव्ड डिमांड बनेगी कि वो कुछ 1-2-4 महीने के बाद उसकी सर्विसिंग कराएगा। तो उसमें मोबिल है, फिर उसमें सीट कवर है। मोबाइल हम लोग लेते हैं तो मोबाइल के साथ मोबाइल कवर, स्क्रीन गार्ड, ये सब क्या है? ये सब डिराइव्ड डिमांड है। तुम्हारी ज़रूरत क्या थी? तुम्हारी ज़रूरत थी मोबाइल, तुम्हारी ज़रूरत थी कार, लेकिन उसके साथ कुछ डिराइव्ड होकर करके आया और उसमें तुमने इन पैसे खर्च किए और उसको तुमने ख़रीदा। तो ये चीज़ क्या है? डिराइव्ड डिमांड है, ठीक है। तो डिमांड भी 3 तरह की चीज़ होती हैं, समझ गए। एक और डिमांड में 2 चीज़ें ज़रूरी क्या हैं? एक तो विश होनी चाहिए, दूसरा विलिंगनेस टू पे होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर जो मीट करती हैं इसका मतलब क्या है? वो एक डिमांड है। अब सप्लाई के बारे में बात करते हैं। सप्लाई इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट फर्म्स, प्रोड्यूसर्स, लेबोरेटरीज, प्रोवाइडर्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स और अदर इकोनॉमिक एजेंट्स आर विलिंग एंड एबल टू प्रोवाइड टू मार्केट प्लेस और टू एन इंडिविजुअल। जो फर्म्स, प्रोड्यूसर्स, लेबोरेटरीज या फाइनेंशियल एसेट्स के मालिक हैं वो क्या मार्केट में ऑफ़र कर सकते हैं जिसके लिए उनको पेमेंट मिले। ये चीज़ क्या कहलाती है? ये चीज़ कहलाती है सप्लाई। सप्लाई कई सारी चीज़ों की हो सकती है। सप्लाई गुड्स की हो सकती है, सप्लाई लेबर की हो सकती है, सप्लाई टाइम की हो सकती है, सप्लाई रॉ मटेरियल्स की होती है, या फिर इस तरह के कई ऐसे स्कैर्स या वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बाज़ार में मिलते हैं जिनकी सप्लाई हो सकती है, जिसके लिए कोई प्राइस पे करने के लिए तैयार हो। देन इट इज़ कॉल्ड सप्लाई, ठीक। अब एक वर्ड और है जो कि हम लोग को इस चैप्टर में सीखना या जानना ज़रूरी है, वो है मार्जिन। मार्जिन कहो या मार्जिनल कह लो, ऐसे टर्म्स बहुत सारे आते हैं इस चैप्टर में, जो कि माइक्रो इकोनॉमी का जो टॉपिक है। हम लोग डिमांड सप्लाई पढ़ रहे हैं, डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम। ये एक माइक्रो इकोनॉमी का टॉपिक और इसमें मार्जिन, मार्जिनल करके टर्म कई बार आता है। तो पहले यही क्लियर कर लेते हैं कि मार्जिन या मार्जिनल होता क्या है। मार्जिन का मतलब होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा। मार्जिन को बस ऐसे समझो कि ये एक फैशनेबल वर्ड है जो कि इकोनॉमी में इस्तेमाल होता है, और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? एडिशनल के लिए, या एक्स्ट्रा 1 यूनिट के लिए, या एक्स्ट्रा 1 कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए। ये चीज़ क्या होती है? इसको कहते हैं मार्जिन। अब इससे कई सारे वर्ड डिराइव होकर के आते हैं। एक वर्ड तो आता है मार्जिनल बेनिफिट्स। मार्जिनल बेनिफिट्स का मतलब ये हो गया कि ऐसा बेनिफिट्स जो कि तब हमें मिलता हो कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए कोई व्यक्ति कितने दाम देने को तैयार है। जैसे
मैं तुमसे कहूँ कि बाज़ार में आइसक्रीम है, आइसक्रीम 20 रुपए की है, तुम कहोगे हाँ ठीक है खा सकते हैं। मैं कहूँ आइसक्रीम 25 रुपए की है, फिर 50 रुपए की है, फिर 70 रुपए की है, फिर 90 रुपए की है, फिर 100 रुपए की है, अंत में मैं कहूँ कि 2000 की आइसक्रीम है। तुम कहोगे 2000 की आइसक्रीम में ऐसा क्या है? तुम कहोगे इससे अच्छा आइसक्रीम घर ही पे बना लेते हैं, 2000 के रहने दो। अगर जो सारी की सारी आइसक्रीम 2000 की है तो इससे अच्छा है कि आइसक्रीम को हम घर पे ही बना लेते हैं, आइसक्रीम बाहर खाने नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए तुम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइस पे करने के लिए तैयार रहते हो, वो अमाउंट जो है वो मार्जिनल बेनिफिट्स कहलाता है। वो मैक्सिमम अमाउंट जो तुम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए देने के लिए तैयार हो। जैसे अगर तुम बाल कटाने गए तो बाल कटाने वाला कहा कि हम आपका बहुत ही अच्छे से बाल काटेंगे, दिव्य बाल काट देंगे और हम लेंगे 25,000 रुपये, तो तुम कहोगे भाई मैं खुद ही अपना बाल काट लेता हूँ, रहने दे तू, है कि नहीं? तो एक किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए, गुड्स और सर्विस के लिए तुम किसी पर्टिकुलर अमाउंट को पे करने के लिए तैयार रहते हो, और कितना ज़्यादा ये अमाउंट तुम पे कर सकते हो, यही चीज़ कहलाती है मार्जिनल बेनिफिट्स। अब दूसरी बात करते हैं मार्जिनल डिमांड की। मार्जिनल डिमांड एक्चुअली में एक ऐसी डिमांड है जो कि जब प्राइस घटाते हैं तब तुम उसको बढ़ाते हो। यानी कि मान लो कि कोई आइसक्रीम है, मैं उसको 10 रुपये में बेच रहा हूँ और तुम उसे ख़रीद रहे हो और तुम कह रहे हो हाँ ठीक है 10 रुपये की एक आइसक्रीम तो खा ही सकते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं मैं उस आइसक्रीम को 5 रुपये में ही दूंगा, तो तुम कहोगे कि अच्छा ठीक है 2 खा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइस घटने की वजह से जो तुमने एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाई, ये चीज़ कहलाती है मार्जिनल डिमांड। ये जो डिमांड में इंक्रीज़ है केवल इस वजह से क्योंकि प्राइस घट गया है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? मार्जिनल डिमांड। नाउ मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक जूता बनाता हूँ या एक पिज़्ज़ा बनाता हूँ, तो पिज़्ज़ा बनाने में मुझे कुछ कॉस्ट पड़ेगी जो कि हैवी कॉस्ट हो सकती है, लेकिन मैं 5 पिज़्ज़ा बनाता हूँ, फिर मैं 10 पिज़्ज़ा बनाता हूँ, फिर मैं 20 पिज़्ज़े बनाता हूँ, फिर मैं 100, 1000, 2000, 15,000 पिज़्ज़े बनाता हूँ, तो वो जो कॉस्ट है पर प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा है वो मेरी काफ़ी घट जाती है। तो इस तरीके से लगातार जो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है मार्जिनल कॉस्ट में, वो कॉस्ट को डिक्रीज़ करती जाती है। ये चीज़ कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये हो गया कि वो कौन सी ऐसी पॉइंट है जिस पे कि तुम सेटिस्फाई हो जाते हो, जिस पे तुम्हारी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाती है। जैसे तुम दूध लेने बाज़ार में गए, तुम्हारा पर्पज़ ये था कि घर पे ले आकर के उसकी चाय बनाएंगे। दूध वाले जितने भी शहर में हैं वो सभी के सभी सिर्फ 1 चम्मच जो है वो चाय, 1 चम्मच जो है वो दूध दे रहे हैं, सिर्फ 1 चम्मच, यानी कि एक बार में वो 1 चम्मच देंगे। यानी कि इस तरीके से तुमको 10 चम्मच, 20 चम्मच, 50 चम्मच तक खरीदने पड़ सकते हैं अगर तुम घर में 3 लोगों की, 4 लोगों की चाय बना रहे हो। तो यानी कि तुम्हारी एक थ्रेशोल्ड है, एक नीड है कि 1 कप चाय के लिए मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि उस चाय को बना करके सेटिस्फाई करने में तुम्हें खुद को, ये चीज़ क्या है, वो कितने की ज़रूरत है? तुम्हें आधे लीटर या 1 पाव जो यानी कि 250 ग्राम दूध की मिनिमम ज़रूरत है। ये चीज़ कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। एक चीज़ और होती है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब ये हो गया कि तुम कितनी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो, यानी कि किस लिमिट के बाद तुम कह दोगे कि अब मैं नहीं लूँगा इसको, तो वो चीज़ कहलाती है टोटल यूटिलिटी। यानी कि मैं तुमसे कहूँ कि ठीक है बाज़ार में दूध बहुत सस्ता है, जितना चाहो उठा लाओ, तो तुम कहोगे ठीक है 2 पैकेट ले लेते हैं, 3 पैकेट ले लेते हैं। एक लिमिट के बाद तुम कहोगे अब ज़रूरत ही नहीं है मुझको, तुम फ्री में भी दोगे तो भी मैं नहीं लूँगा, कोई मतलब ही नहीं मेरे लिए। तो ये चीज़ भी क्या कहलाती है? ये चीज़ कहलाती है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे चीज़ें नोट डाउन फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है, तो हो सकता है जो लोग पेन पेपर के साथ नहीं बैठे होंगे उन्हें दिक्कत हो रही होगी। तो मेक श्योर कि तुम थोड़ा सा जॉटिंग करते रहो या तुम नोट डाउन ज़रूर करते रहो। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के बारे में बात करते हैं। अब पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स को समझने के लिए एक कंसेप्ट है जिसको तुम्हें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा।
एक कंसीडर करो एक इंसिडेंट को। एक बार की बात है कि कोई जो खेल दिखाने वाले होते हैं, जो कि सड़क पे रस्सी बांध करके और रस्सी पे चल चल करके और उसमें एक छल्ला लेकर के तमाम तरह के खेल दिखाते हैं या गाने गाते रहते हैं ओपन सड़कों पे खड़े होकर के या किसी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस के ऊपर मार्केट प्लेस के पास खड़े होकर के गाना गाते रहते हैं। तो वो चीज़ क्या है, अगर ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो उसमें दो बातें होती हैं। एक, कई सारे लोग खड़े होकर के देखने लगते हैं कि अच्छा गा रहा है, जो रस्सी के ऊपर चल रहा है वो काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। लेकिन जब वो पैसे मांगते हैं तो सभी लोग अपने अपने घर में या अपने अपने रास्ते पे निकल लेते हैं कि ठीक है, कौन सभी लोग पैसे देने जाएगा। तो उसे कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगल बगल में खड़ा हुआ कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ compete नहीं कर रहा था किसी चीज़ के कंजम्पशन के लिए। यानी कि गाना सुनते हुए जो गाना मुझे सुनाई दे रहा होगा वही गाना बगल में खड़े होकर के तुम्हें भी सुनाई दे रहा होगा। यानी कंजम्पशन में कोई भी राइवलरी नहीं है। अगर इसी के उलट सोचो कि मेरे पास कोई कार होती और मैं कार में जा रहा होता और तुम बगल में पैदल में खड़े होते, तो वहाँ पे राइवलरी है। मेरे पास कार है तो मैं कार से जा रहा हूँ और वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, तो यहाँ पे कंजम्पशन में राइवलरी है। ठीक इसी तरीके से इमेजिन करो कि मैं फ्री में सड़क पे फिल्म दिखाने लगूँ, तो जितने भी लोग खड़े होंगे वो कहेंगे कि हाँ ठीक है दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी लोग पैसे देंगे क्या? नहीं देंगे। तो कंजम्पशन में राइवलरी का न होना, ये चीज़ क्या कहलाता है? ये एक पब्लिक गुड्स का सबसे पहला प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज़, एक्सक्लूसिविटी होना। एक्सक्लूसिविटी होने का मतलब क्या है? अगर यही फिल्म जो मैं सड़क पे खड़े होकर के दिखा रहा था, वो चीज़ अगर मैं थिएटर में दिखाता, ये चीज़ मैं सिनेमा हॉल में दिखाता, तो वहाँ पे मैं एंट्री की फ़ीस लगा सकता था जिसके बेसिस पर मेरी अर्निंग हो सकती थी। तो कोई एक्सक्लूसिविटी का नहीं होना और कंजम्पशन इन राइवलरी का भी नहीं होना, ये चीज़, ये दोनों जो कंसेप्ट है ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा, इसी दोनों कॉन्सेप्ट को मैं इम्पोज करता हूँ सड़क के ऊपर। रोड, हम लोग रोड पे जाते हैं, जो भी रोड पे जा रहा है वो ऐसा तो है नहीं कि किसी को एक्सक्लूसिव राइट है कि ये सड़क हमारी है और इस पे से सिर्फ हम जाएंगे। कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। और वो जो कंजम्पशन हो रहा है, यानी कि एक बार मैं सड़क से गुजर गया या एक साल के लिए मैंने सड़क को इस्तेमाल कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो सड़क तुम्हारे लिए ख़राब हो जाएगी। वो सड़क फिर भी बनी रहेगी, उसको मेंटेन करने के लिए इस गवर्नमेंट है। तो कोई भी चीज़ जो प्राइवेट कंजम्पशन में होती है उसके साथ राइवलरी एसोसिएटेड होती है। यानी कि तुम दूसरे व्यक्ति के साथ राइवल होते हो। तुम, मेरी जो कार थी वो मैं खुद इस्तेमाल कर सकता था, अगर मैं वो तुम्हें देता तो वो कार में जो डिप्रिसिएशन होता है, यानी कि पंचर हो रही है, इंजन में ख़राबी आ रही है, उसका सर्विसिंग हो रही है, मेंटेनेंस हो रहा है, वो एक राइवलरी क्रिएट करता है। वहाँ पे तुम मेरे राइवल हो जाते। लेकिन एक्सक्लूसिविटी क्या है कि वो कार का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। इसका मतलब ये होगा कि उस कार को तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसका जो ओनर है सिर्फ वो इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए ये चीज़ क्या कहलाई? ये चीज़, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कि कंजम्पशन में राइवलरी नहीं होती है और एक्सक्लूसिविटी भी नहीं होती है, कोई कंजम्पशन में राइवलरी भी नहीं है और कोई एक्सक्लूसिविटी भी नहीं है, देन इट इज़ कॉल्ड पब्लिक गुड्स, यानी कि सरकारी चीज़ें, सरकारी सुविधाएं। और वहीं पे प्राइवेट गुड्स में क्या होता है? प्राइवेट गुड्स में राइवलरी भी होती है, यस, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और एक्सक्लूसिविटी भी जो होती है वो, एक्सक्लूसिविटी जो होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझाने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ तुम्हें। एक बच्चे को जो कि ढाबे पे काम करता है, वो ढाबे पे काम करते करते हो सकता है कि वो बड़ा होकर के बहुत ही अच्छे से मेज़ की सफाई कर ले, जो जूठे कप गिलास हैं उसका दाम उनको पता चल जाए, दूसरी चीज़ें पता चल जाएं, पर अल्टीमेटली जो उसके बचपन में जो चीज़ें उसने सीखी उसकी वजह से जो उसकी इनकम हो रही है या वो जितना इनकम कर सकता है वो बहुत ही लिमिटेड होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ चाय की दुकान पर उसने काम किया और उसे सिर्फ चाय की दुकान का ही पता है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ये चीज़ कहलाती है कि उसने जो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी
वही उसकी कॉस्ट है। यानी कि बच्चा अगर पढ़ाई करता, एस्ट्रोनॉट बन जाता या वो इंजीनियर बन जाता, डॉक्टर बन जाता, तो शायद उस चाय से कई गुना ज़्यादा कमा सकता था, लेकिन वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ये चीज़ कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में समझ में आ गया हो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। ठीक इसी तरीके से एक फ़नी एग्जांपल भी मुझे याद आ रहा है, तो मैं बता ही देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़कियाँ 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे की पढ़ाई कर लेती हैं, फिर पढ़ाई करने के बाद अपने व्हाट्सएप पे डीपी हटा देती हैं। फिर कुछ बच्चे होते हैं जो इस बात को लेके बेचैन हो जाते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या क्या बात हुई होगी, क्यों परेशान है ये, और वो फिर फ़ोन करके या मैसेज करके पूछेंगे कि नहीं बताओ तुम क्या हुआ है, डीपी क्यों हटा दी हो। तो अब वो ये नहीं सोच रहा है कि इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर जो 4 घंटे पढ़ लेगा तो उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, लेकिन वो उसको ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी है कि डीपी क्यों हटा दी गई है। तो डीपी हटा दी गई है तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है उसकी। तो उसको समझ में ये बात जब आएगी, जब एग्ज़ाम आएगा नज़दीक, तब। ठीक। अब आगे चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये हो गया कि ऐसी चीज़ जो कि पहली बार कंज्यूम करने में तुम्हें बहुत अच्छा लगे और उसको तुम प्राइस देने को भी तैयार हो, लेकिन विथ पैसेज ऑफ टाइम या विथ कंजम्पशन ऑफ दैट गुड यू आर ग्रेजुअली बीइंग सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तुम कहो कि अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये समझो कि मान लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है, एक गिलास पानी है, तुम रेगिस्तान से आए हो, बहुत ही प्यासे हो, और कोई तुमसे कहता है कि एक गिलास पानी ले लो। तो एक गिलास पानी, जो पहली गिलास ऑफ वाटर होगी, उसके लिए जो प्राइस तुम पे कर सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा होगा। दूसरे गिलास के लिए शायद थोड़ा कम करोगे, तीसरे के लिए और कम करोगे, और शायद 20 लीटर का गैलन पानी पीने के बाद तुम कहोगे कि भाई अब मैं पानी नहीं पी सकता, और अब मैं तो प्राइस देने के लिए तैयार भी नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए ही नहीं, मैं प्राइस दूंगा भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक ना, अब बात करते हैं। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड बाय द कंजम्पशन ऑफ वेरी एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ गुड्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ दैट गुड। यानी कि जैसे जैसे हम एक यूनिट को इंक्रीज़ करते हैं, पहली यूनिट के कंजम्पशन के बाद जैसे जैसे हम उस यूनिट में एडिशन करते हैं, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, पाँचवीं यूनिट, तो एक आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे जो सैचुरेशन आ जाता है, सेटिस्फैक्शन आ जाता है पूरी तरीके से, और उसके बाद तुम उन चीज़ों को लेना पसंद नहीं करोगे। द बेनिफिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम कंजम्पशन कैन बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड इन यूनिट। ठीक है, जो बेनिफिट्स हैं उसके रिसीव करने के, वो क्वांटिटेटिवली मेजर्ड किए जा सकते हैं। द हायर द यूटिलिटी द मोर सेटिस्फाइड द पर्सन। जितनी ही ज़्यादा यूटिलिटी होगी, यानी रेगिस्तान में मैंने जो कंडीशन बनाई कि रेगिस्तान में से आ रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटी क्या है, तुम्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो पहले ही गिलास से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द यूटिलिटी इज़ यूज्ड टू सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये चीज़ कहलाती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, अब बात करते हैं आगे, इनडिफरेंस कर्व के बारे में बात करते हैं। इनडिफरेंस कर्व का मतलब क्या हुआ? इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो कि किसी दो पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के बीच में, आपस में, उन दोनों के जो यूटिलिटी है या जो टोटल सेटिस्फैक्शन आना है किसी पर्सन को, वो दोनों ही प्रोडक्ट से आना है, लेकिन उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस या पर्सन। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे भी काम करती है? जैसे सपोज करो कि जो उत्तर भारत के लोग हैं वो यहाँ पे गेहूं की रोटियां ज़्यादा खाते हैं, जैसे मक्के की रोटी हो गई पंजाब में, उत्तर प्रदेश में गेहूं की रोटियां हो गई, लोग रोटियां ज़्यादा खाते हैं, 5-5, 6-6, 7-7, 10-10, 12-12 इस तरह से रोटियां लोग खाते हैं। चावल थोड़े कम खाते हैं रिलेटिवली। लेकिन यही चीज़ अगर जो हम साउथ में जा कर के देखें तो रोटियां शायद एक ही खाते हैं, कई बार रोटियां भी वो चावल से ही बना लेते हैं, और रोटियों के नाम पे केवल रोटियां खाते हैं, गेहूं एक्चुअली वो नहीं खा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कि किसी दो
कि तुम्हें खाने का तो मन दोनों है, यानी कि तुम चावल और रोटी दोनों खाते हो, लेकिन जब तुम नॉर्थ इंडिया में होते हो तो तुम रोटी ज़्यादा खा लेते हो, चावल थोड़े कम से खा करके काम चला लेते हो। जब तुम साउथ इंडिया में जाते हो तो तुम कंप्रोमाइज़ करके काम चला लेते हो कि ठीक है, अच्छा यहाँ पे चावल ही थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, रोटी एक या दो से ही काम चला लेंगे। ये चीज़ कहलाती है इंडिफरेंस कर्व, यानी कि किसी दो कमोडिटीज़ के बीच में जो उसका जो डिमांड है, उसकी जो यूटिलिटी है, वो किस कॉम्बिनेशन में है, ये चीज़ कहलाती है इंडिफरेंस कर्व। अब इसको देख लेते हैं ये क्या है। अ मॉडल दैट कंपेयर्स द डिमांड फॉर गुड्स विद रिस्पेक्ट टू डिमांड फॉर एनी अदर गुड्स। ये एक ऐसा मॉडल है जो कि कंपेयर करता है दो गुड्स के डिमांड को विद रिस्पेक्ट टू डिमांड ऑफ एनी अदर गुड्स, किसी दूसरे गुड्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। किसी दो चीज़ों की आवश्यकता हो और वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी प्रोवाइड करते हों, उनके कॉम्बिनेशंस को ये ट्रेस करता है। इनडिफरेंस कर्व्स आर निगेटिवली स्लोप्ड, ये हमेशा निगेटिवली स्लोप्ड होते हैं। ऐसे ये कॉन्वेक्स शेप में बना हुआ है, ये कॉन्वेक्स शेप में हमेशा बने होते हैं। द इनडिफरेंस कर्व मस्ट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट में डाउनवर्ड की तरफ होना चाहिए। एज द कंज्यूमर इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी ही हैज़ टू गिव अप सर्टेन यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसा कि मैंने चावल और रोटी के कंडीशन में बताया कि ये एक्स गुड है, ये वाई गुड है, इन दोनों का जो है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो दोनों गुड की जो यूटिलिटी है वो मार्केट में बन रही है, या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ वो बन रही है। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जो ग्राफ है, इंडिफरेंस कर्व का जो ग्राफ है, वो क्लोथिंग्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फूड के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे गुड वाई के बारे में कह रहा है, यहाँ पे गुड एक्स के बारे में कह रहा है। ठीक, तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है कि दोनों तरफ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि ह्यूमन को ज़रूरत पड़ती है उससे संबंध रखती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इनडिफरेंस कर्व स्पेसिफिकली टारगेट करता है जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, यानी कि जो बिहेवियर है ह्यूमन का, बीइंग का, उसको ये टारगेट करता है। ठीक है, उसको ये ट्रेस करने की कोशिश करता है कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, किस तरीके, किस पॉइंट पे तुम खाने को छोड़ करके कपड़े पे खर्च करने लगोगे, किस पॉइंट पे तुम कपड़े पे खर्च करना छोड़ करके खाने पे खर्च करने लगोगे। यही चीज़ ये ट्रेस कर रहा है इंडिफरेंस कर्व, इसी को कहते हैं। नाउ अब बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द नंबर ऑफ यूनिट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप फॉर वन गुड in exchange for units of another goods and remain equally satisfied। ये कुछ इंडिफरेंस कर्व की तरह से है जिसमें कि कोई दो इनपुट्स होते हैं, उसमें से उस पॉइंट को पता लगाया जाता है कि किस तरीके से किसी एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी से सेम बंदा सेटिस्फाइड हो जाएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। यानी कि अगर तुम्हें शुगर दे दिया जाए और तुम्हें जैगरी दे दिया जाए, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक शुगर का ऑप्शन है और दूसरा जैगरी यानी कि गुड़ का ऑप्शन है। तो शुगर और जैगरी में से तुम कौन से प्रोडक्ट से ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे, या इसको रिप्लेस करने के लिए जैगरी कितना चाहिए, या इसको रिप्लेस करने के लिए, या शुगर को रिप्लेस करने के लिए जैगरी कितना चाहिए, या जैगरी को रिप्लेस करने के लिए शुगर कितना चाहिए। ये चीज़ एक कर्व से पता लगाई जाती है जिसको कहते हैं कि किसी दो कमोडिटी के साथ कंपटीशन होता है जब, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि कब शुगर जैगरी को रिप्लेस कर देगा और कब जैगरी जो है वो शुगर को रिप्लेस कर देगी। और इस ग्राफ में से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो पता कैसे लगाया जाता है, ये जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप है, इसका स्लोप या टेंजेंट यहाँ पे खींचेंगे, जब ये स्लोप पता लगाएंगे तब हमें पता चलता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में और फिर उसके बाद हम अपने इस सेशन को रैप अप करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में बात करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट की सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है जो कि नोट छापने से लेकर के बैंकिंग में सबसे प्राइम रोल प्ले करती है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे, जिसे रॉयल कमीशन फॉर इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस
ऐसा भी कमीशन कहा जाता है। अब ये कमीशन ने इसको इस्टेब्लिश तो कर दिया था आरबीआई को। आरबीआई प्रेजेंट टाइम में कई सारे काम करती है, इसको बैंकर्स ऑफ द बैंक भी कहते हैं, यानी कि ये बैंकों का बैंक है। साथ ही में आरबीआई के पास कई सारे कानून के तहत पावर है कि वो नोट को छाप सकती है, नोट को, यानी कि जो लिक्विडिटी है मार्केट में, ये लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में पैसे की उपलब्धता, तो लिक्विडिटी जो मार्केट में है उसको वो कंट्रोल करती है। इस तरह की चीज़ें कौन करती है? आरबीआई करती है। तो आरबीआई के बारे में, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, उसकी कई सारे ब्रांचेस भी हैं इधर उधर, बट हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। तो ये आरबीआई के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। आरबीआई के बारे में और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आरबीआई कंट्रोल करती है दूसरे बैंक्स को। कैसे कैसे? मान लो एसबीआई या दूसरे बैंक्स को कंट्रोल करती है, किस तरीके से? वो कहती है रिवर्स रेपो रेट। तुमने थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ रखी होंगी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ठीक है, इसे इग्नोर कर सकते हो तुम, क्योंकि मैंने इसे सीडीएस के पेपर में कम ही देखा है कि रेपो रेट, एसएलआर और इन सब चीज़ों के बारे में ये पूछा जा रहा हो। तो आरबीआई इस तरीके से बैंकों को कंट्रोल करती है रेपो रेट और एसएलआर के थ्रू। अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हुए, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनको बहुत ही इकोनॉमिक लॉस हुआ। इस इकोनॉमिक लॉस को रिकवर करने के लिए इन सभी देशों ने मिल करके एक कॉन्फ्रेंस करी, जो कि ब्रेटन वुड के होटल में थी। ब्रेटन वुड के इस होटल में कॉन्फ्रेंस से बाहर 3 चीज़ें आईं। एक था आईबीआरडी, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा था आईएमएफ, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और तीसरा था आईटीओ, जिसको कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता था। ठीक, आईबीआरडी बाद में चल के बनता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आईएमएफ रहता है, और आईटीओ चूंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रपोज किया गया था, लेकिन वो प्रपोजल पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हुई, और वो एक एग्रीमेंट के फॉर्मेट में 1947 में आया, जिसको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ ऐसा कहा जाता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे क्या है? ये एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में अंतर होता है। ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेशन होता है। एग्रीमेंट क्या है? 2 लोगों के बीच में कागज़ का टुकड़ा जिस पे दोनों लोग साइन करते हों, और जैसा उस पर लिखा हुआ है उससे दोनों के जो थॉट्स हैं वो मैच करते हों। खैर, तो गैट जो है, यानी कि डब्ल्यूटीओ जो है, वो काफ़ी दिनों तक अस्तित्व में नहीं आया था। वो 7 राउंड की वार्ता के हुई, उस पर मीटिंग्स हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर उरुग्वे राउंड के बाद 1995 में पहली बार डब्ल्यूटीओ पूरी तरीके से शेप में आया, और अभी तक दोहा राउंड जो इम्पोर्टेंट राउंड था, उसके बाद बहुत सारे राउंड्स हो चुके हैं। ये इतनी बात हो गई कहानी कि इसकी ओरिजिन क्या है, वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की और डब्ल्यूटीओ की ओरिजिन क्या है। ब्रेटन वुड्स संस्थाएं कहलाती हैं, यानी ब्रेटन वुड्स की इंस्टीट्यूशंस कहलाती हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में, और आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो भी है वाशिंगटन डीसी में, और ये दोनों का हेडक्वार्टर आमने सामने है, यानी कि एक सड़क है, उसके इस तरफ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, दूसरी तरफ आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये जो है दोनों हेडक्वार्टर आमने सामने हैं। फिर अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ के थोड़े थोड़े कामों के बारे में, ये कैसा कैसा काम करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ के लिए काम करती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है या इंटरव्यू में या दूसरी जगहों पे, कि आखिर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों जब एक ही काम कर रहे हैं, लोन ही देना, वर्ल्ड बैंक भी लोन ही दे रही है और आईएमएफ भी लोन ही दे रही है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि वर्ल्ड बैंक काम करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि वो काम करती है किसी जगह पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ, सड़कें बनाने का काम हुआ, शहरों के अर्बनाइजेशन का काम हो रहा है, यानी कि सीवर का सिस्टम बैठाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री या दूसरी चीज़ों का काम किया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम होते हैं वो वर्ल्ड बैंक अपने हाथ में लेता है, उसको अपने तरीके से परफॉर्म करता है, सॉफ्ट लोन देता है। सॉफ्ट लोन का मतलब एक ऐसा लोन जो कि कम ब्याज दर पे लंबी समयावधि के लिए मिलता हो, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता हो, ऐसे लोन को कहते हैं सॉफ्ट लोन, जो कि वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन को, या अंडर डेवलप्ड नेशन को। ठीक है, सॉरी। और आईएमएफ वहीं पे बात करता है
आईएमएफ जब लोन देता है तो वो बात करता है कि कितना इनपुट आईएमएफ में किसी पर्टिकुलर देश का है। मैंने तुम्हें करंट अफेयर्स की अपनी वीडियो में ये बताया हुआ था कि आईएमएफ में जो इंडिया का कोटा है वो अभी हाल में ही बढ़ा दिया गया है। तो आईएमएफ का जो कोटा बढ़ाया गया है वो कैसा कोटा है? वो ये है कि इंडिया ने जो पैसे जमा किए थे उसके बदले उसको एक पर्ची मिली, जो पर्ची के बेसिस पर इंडिया क्या करता है, इंडिया वहाँ पे अपने जो लोन लेने की जो पावर है वो उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है। तो वर्ल्ड बैंक जब भी कभी पैसा देता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देता है, अभी हम लोगों ने देखा। और आईएमएफ कब पैसा देता है? आईएमएफ बेसिकली पैसा देता है जब किसी देश की फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी उसकी हालत जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और उसका जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है ना, फॉरेन रिजर्व जो है वो डिप्लीट कर गया हो, वो ख़त्म हो गया हो, ऐसी सिचुएशन में आईएमएफ पैसे देता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है, आईएमएफ भी लोन देता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक लोन देता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जबकि आईएमएफ लोन देता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में खराबी आ जाने की वजह से या फॉरेन एक्सचेंज में खराबी आ जाने की वजह से, फॉरेन रिजर्व ख़त्म हो जाने की वजह से। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है, इसलिए आईएमएफ के उसको लोन दे सकता है। और जो श्रीलंका की हालत है वो भी फ़िलहाल में बहुत ही ख़राब है, इस वजह से आईएमएफ से वो लोन मांग सकते हैं। लेकिन आईएमएफ बहुत सारी कठिन शर्तें लगाता है उस देश के ऊपर, इसीलिए लोग आईएमएफ से पैसे मांगने से कतराते हैं, बचते हैं, पहले अपने दोस्तों में जाकर के जुगाड़ करते हैं। जैसा कि श्रीलंका से अक्सर इंडिया में लोग आ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको बचा लो, ऐसा करके कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जो डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे हुए, उनका काम क्या होता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगर इतने से काम तुम्हारा चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो तुम विकीपीडिया पे जो दाईं तरफ जो स्ट्रिप में चीज़ें लिखी होती हैं वहाँ से भी जा कर के पढ़ सकते हो। विकीपीडिया का जो पेज होता है उसकी दाहिनी तरफ छोटी मोटी बातें लिखी होती हैं, उनको बस पढ़ लो एक बार, समझ में आ जाता है तो ठीक, नहीं समझ में आता तो इग्नोर करो। मुझे लगता है कि अभी तक इस क्लास में जितना कुछ मैंने कराया उसकी बेसिस पर तुम बड़े आसानी से 5 से 10 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। इन दैट केस दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि तुम इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जो कुछ भी करना है कर दोगे और डेफिनेटली मेरे कोर्सेज़ को परचेज करोगे, क्योंकि ये डिफेंस मेनिया को तुम्हें बताना है कि दैट यू लाइक माई वीडियोज़ एंड वांट मोर वीडियोज़ फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।